गाइस आई एम बैक विद अनदर वीडियो। ये DADH का सेकंड वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करने वाले फर्स्ट इंटरनल करके पार्ट 2, जिसमें सेक्शन सेकंड डिस्कस करने वाले हैं हम। एंड आपको एक बता दूं कि जो फर्स्ट सेक्शन है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। दोनों वीडियोस उसकी ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखे तो अभी जाके चेकआउट कर सकते हैं। सेक्शन 2 से स्टार्ट करेंगे। और एक चीज़ आप याद रखिएगा कि कोई भी DADH का पेपर हो, आपके एक चीज़ आपको देखने को मिलती है कि जो डेंटल एनाटॉमी का एक ना एक क्वेश्चन आपके मुख्तलिफ DH में आते क्वेश्चन, डेंटल हिस्टोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक आपका डेंटल एनाटॉमी में ये वाला जो क्वेश्चन है ये डैम श्योर आता ही आता है कि आप कोई भी टूथ पूछ लेंगे आपसे, कोई भी टूथ के आपको उसका एस्पेक्ट पता होना चाहिए उसका। तो राइट इन ऑल मॉर्फोलॉजिकल तो हमसे पूछा है, पहला क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन है राइट इन डिटेल अबाउट ऑल द मॉर्फोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द मैक्सिलरी राइट सेंट्रल इंसाइजर। तो मैक्सिलरी राइट सेंट्रल इंसाइजर के एस्पेक्ट्स देख लेते हैं। चलो, सो हियर इट इज़ मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर। सो मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर जो है वो दो होते हैं नंबर में, हमको पता राइट लेफ्ट सेंटर्ड इन द मिडल वन थर्ड ऑफ द मीडियन विद द नेजल सरफेस ईच इन द कॉन्टैक्ट विद द नेजल ओपनिंग ऑफ अदर। वाइडेस्ट एंटीरियर टीथ है, सबसे वाइडेस्ट है। दे आर यूज फॉर शेयरिंग और कटिंग ऑफ द टीथ। शेयरिंग कटिंग में हेल्पफुल होते हैं। मोस्ट प्रोमिनेंट टीथ है माउथ में, पूरे माउथ में समझो। अगर मोस्ट प्रोमिनेंट टीथ बोले ना कि सबसे प्रोमिनेंट टीथ कौन सा है, तो वो हमारा मोस्ट प्रोमिनेंट टीथ है हमारा सेंट्रल इंसाइजर। मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर हम जब काउंटिंग कर रहे हैं तो हमारा अकॉर्डिंग टू आवर क्वाड्रेंट 1 2 3 4। सो जो अगर आप देखेंगे लेफ्ट वाला, सो अगर हमको राइट पूछा है तो राइट के लिए हमारे आएगा 1। आप 1 से काउंटिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू FDI। एंड मोस्ट प्रोमिनेंट टीथ इन द माउथ। मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर जो है वो इरप्ट होता है हमारे एज 7 से 8 साल की एज में। तब 7 से 8 साल की एज में पूछा है तो आप तुरंत आपको क्या बोलना है, मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर। एंड इट इज़ द सेकंड परमानेंट टूथ टू इरप्ट, सेकंड परमानेंट टूथ टू इरप्ट। एंड आप कमेंट में बताएंगे कि बताइए कि फर्स्ट टूथ कौन सा इरप्ट होता है। एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ द न्यूली इरप्टेड सेंट्रल इंसाइजर। सेंट्रल इंसाइजर न्यूली इरप्टेड कोई सेंट्रल इंसाइजर हो तो उसमें मैमिलियंस देखने को मिलते हैं। मैमिलियंस क्या होता है, लेकिन कोई इंसाइजर ऊपर से ऊपर ऊबड़ खाबड़ स्ट्रक्चर देखने मतलब थोड़े कॉन्केविटीज, मतलब एक बोलते हैं ना स्कैलोप्ड लाइन जैसे देखने को मिलते हैं उसके ऊपर। तो टीथ मतलब याद रखिएगा ये डेसिडुअस में नहीं होता है, परमानेंट में होगा। लेकिन परमानेंट में मान लो कोई नया परमानेंट दांत निकला है, आपका एक बार दांत टूट गया, उसके बाद जब आपका नया दांत आता है तो वो नया दांत जब स्टार्टिंग में आया है ना, तब उस पर आपको मैमिलियंस देखने को मिलते हैं। बाद में ये चले जाते हैं, आपके मैस्टिकेटरी फोर्सेस वगैरह लगते हैं तो आपका एक टीथ की सरफेस एकदम अलग हो जाती है, तो वो चले जाते हैं मैमिलियंस। द टू शैलो डेवलपमेंटल डिप्रेशन जो देखने को मिलते हैं जो लेबियली प्रेजेंट होते हैं। लेबियली अगर आप सेंट्रल इंसाइजर को देखोगे तो आपको 2 डेवलपमेंटल डिप्रेशंस देखने को मिलेंगे जो लेबियली प्रेजेंट होते हैं। कॉन्टैक्ट एरिया प्रेजेंट होता है, कॉन्टैक्ट एरिया दैट इज मीजली इंसाइजल थर्ड वे जो नियर होता है अप्रोचिंग द इंसाइजल एंगल को, डिस्टल साइड पे नियर द जंक्शन ऑफ द इंसाइजर। आपको कॉन्टैक्ट एरिया मतलब कहाँ से कॉन्टैक्ट हो रहा है, मीजियल साइड पे देखोगे अगर सेंट्रल इंसाइजर की, तो इंसाइजल थर्ड जो है नियर ऑन अप्रोचिंग द इंसाइजर एंगल। एंड जो डिस्टल साइड पे नियर द जंक्शन ऑफ इंसाइजर एंड द मिडल थर्ड। देखते इसका लेबियल सरफेस मतलब हम सामने से देख रहे हैं, लेबियल टुवर्ड्स द लिप, दैट मीन्स हम सामने से आपको आपके दांत जो आपको सामने से दिख रहा है। अगर आप किसी सामने वाले के दांत को देखोगे तो आपको उसका जो दांत का पार्ट दिख रहा है जो आपके फ्रंट में स्पेस के सामने है, तो वही हमारा होता है लेबियल पार्ट टुवर्ड्स द लिप। तो सीइंग फ्रंट ऑफ द टीथ, क्राउन आउटलाइन हमको कैसे देखने को मिलती है, उसके दांत हमको ट्रेपेजोइडल दिखना हमको मिलता है सेंट्रल इंसाइजर। लेंथ ऑफ द क्राउन जो है वो ग्रेटर होती है मीजोडिस्टल विड्थ से, मतलब लेफ्ट टू राइट, मतलब ऐसे उसको हॉरिजॉन्टली उस दांत की लेंथ देखोगे ना, वो कंपैरेटिवली उससे उससे ज़्यादा उसकी लंबाई में लेंथ होती है। मतलब एंटीरो पोस्ट मतलब उसकी लेंथ जो है वर्टिकली लेंथ ज़्यादा होती है मीजोडिस्टल कंपैरेटिव। एंड टीथ का अगर आप ये डायग्राम देखिए, सर्वाइको इंसिजल एंगल इस तरह से। एंड द जो क्राउन है, क्राउन विल बी 10 से 11 होता है 11 mm का। द क्राउन विल बी 10 to 11 एंड लॉन्ग फ्रॉम द हाइएस्ट पॉइंट ऑन द सर्वाइकल लाइन टू लोएस्ट पॉइंट ऑफ द इंसाइजल है। हाइएस्ट पॉइंट हमारे सर्वाइकल लाइन से टू लोएस्ट पॉइंट ऑन द इंसाइजल एज। आप इस तरह से देख सकते हैं कि रूट है मैक्सिलरी। ये चीज़ याद रखें, जब आप मैक्सिलरी कोई भी टीथ बनाएं एग्जाम में तो आपको बस रूट उसके ऊपर की तरफ बन करनी है और जो उसका क्राउन है वो नीचे की तरफ करना है। ये अक्सर कॉमन मिस्टेक्स है जो हम करते रहते हैं एग्जाम्स में। सो डोंट फॉरगेट दिस कि मैक्सिलरी में आपका क्राउन जो है वो नीचे आएगा, रूट जो है वो ऊपर जाएगी। हमारे दांत जिस तरह से फिट होते हैं वैसे। सो
ये देखा हमने लेबियल सरफेस का किस तरह से होता है द ऐसे इंसाइजल एंगल एंड द क्राउन विल बी 10 to 11, ये हमने देख लिया। द मीजो डिस्टल मेजरमेंट जो है मीजियल और डिस्टल मेजर मीजो टू डिस्टल मेजर में 8 to 9 mm वाइड होती है कॉन्टैक्ट एरिया में। आउटलाइन ऑफ द क्राउन, क्राउन की आउटलाइन कैसी होती है, मीजियल जो है वो स्लाइटली कॉन्वेक्स होती है, डिस्टल आउटलाइन जो है वो मोर कॉन्वेक्स होती है। मीजियल आउटलाइन तो स्लाइटली कॉन्वेक्स होगी, डिस्टल आउटलाइन जो है वो आपको ज़्यादा कॉन्वेक्स देखने को मिलेगी। मीजियो इंसाइजल एंगल, जो मीजियो इंसाइजल एंगल है ना, मीजियल और इंसाइजल, अब इंसाइजल वाली जो टिप पे देखोगे, टिप पे जो आपको मीजियल साइड से जो इंसाइजल पे एंगल देखने को मिलेगा, मीजियल इंसाइजल एंगल शार्प होता है, डिस्टो इंसाइजल एंगल थोड़ा कॉन्वेक्स होता है। आप ये देख सकते हो, मीजियो इंसाइजल एंगल थोड़ा शार्प, डिस्टो इंसाइजल थोड़ा सा कॉन्वेक्स। इंसाइजल आउटलाइन जो है वो हमारी थोड़ी रेगुलर होती है, रेगुलर होती है इंसाइजल आउटलाइन, जो इंसाइजल की आउटलाइन है, और स्ट्रेट होती है मीजो डिस्टल डायरेक्शन में, और थोड़ा आउटलाइन जो है वो रेगुलर और स्ट्रेट होती है मीजो डिस्टल डायरेक्शन में, ये हमने देख लिया। एंड सर्वाइकल आउटलाइन सेमी सर्कुलर होती है, कर्वेचर रूट विद कर्वेशन रूट वाइज। अगर आप सर्वाइकल लाइन को देखोगे तो आप सर्वाइकल आउटलाइन अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो उसमें आपको ऐसे स्ट्रेट ऐसा नहीं होता कि क्राउन और रूट के बीच में एक स्ट्रेट सीधी सी बीच स्ट्रेट लाइन खींची हुई है, आपको वो सेमी सर्कुलर लाइन देखने को मिलेगी जिसका कर्वेशन थोड़ा रूट की तरफ है, थोड़ी तरफ रूट की तरफ कर्व हो रही होती है वो, चांद जैसी। तो रूट इन कोन शेप, रूट जो हमारी कोन शेप की रूट दिखती है, जिसका रेगुलरली ब्लंट एपेक्स, जिसका जो एपेक्स होता है वो ब्लंट होता है विद ब्लंट एपेक्स। रूट जो है वो 2 से 3 mm मोर होती है लॉन्गर देन द क्राउन कंपैरेटिवली। आपको पता है कि आपको जब भी क्राउन और रूट, कोई भी क्राउन रूट बना होता है, हम क्राउन थोड़ा छोटा होता है, रूट बड़ी होती है, क्राउन छोटा होता है, रूट बड़ी होती है। तब जब डायग्राम बना होता है, ये मिस्टेक्स नहीं करना, डायग्राम में भी अपेयर होना चाहिए कि आपका क्राउन जो है वो थोड़ा छोटा है और रूट थोड़ी बड़ी है, लाइक दैट। एंड आपको एक जैसे नहीं बनाने क्राउन और रूट दिखने में। रूट एक्सेस जो है लाइक द रूट एक्सेस लाइन ऑफ द क्राउन, और जो रूट लेबियली एंड द रूट लेबियली बैंड जो होती है टू पैरेलल टू द मीजियल आउटलाइन ऑफ द क्राउन एंड द रूट। लिंगुअल एस्पेक्ट देख लेते हैं। मीजियल एस्पेक्ट पे हमने देख लिया, लेबियल एस्पेक्ट देख लिया। लेबियल एस्पेक्ट पे हमने देखा ट्रेपेजिड क्राउन ऐसा होता है, ट्रेपेजिडल होता है, आउटलाइन किस तरह से होती है, कहाँ कॉन्वेक्स है, मीजो इंसाइजल एंगल, डिस्टो इंसाइजल एंगल देख लिया, लेबियल साइड से रूट कौन शेप, ब्लंट एपेक्स देख लिया। लिंगुअल साइड देखते हैं तो मतलब जो हमारे पैलेटल एस्पेक्ट देते हैं, या पैलेटल एस्पेक्ट हम बेसिकली कब कहेंगे, जब हम पोस्टीरियर टीथ के बाद हम मोलर्स प्रीमोलर्स पढ़ाएंगे, तब हम इसको पोस्टीरियर टीथ बोलेंगे। अभी हमारे हम लिंगुअल एस्पेक्ट बोलेंगे इसको। तो सर्वाइकल आउटलाइन इज सिमिलर बट इमीडिएटली बिलो द सर्वाइकल लाइन। सर्वाइकल लाइन तो इसमें भी ऐसी होती है कि उल्टी साइड से देखोगे तो भी सर्वाइकल आपको ऐसे कर्वी दिखेगी, लेकिन अगर इमीडिएटली सर्वाइकल लाइन के नीचे एक स्मूथ सा कॉन्वेक्सिटी भी देखने को मिलती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, सिंगुलम। लिंगुअल साइड पे आपको क्राउन में क्या बनाना है, कॉन्वेक्सिटी बनानी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंगुलम। एक उभरा हुआ पोर्शन देखने को मिलता है आपको। जब आपने क्राउन, आपने टूथ कार्व किया होगा, तब आपने एक सिंगुलम ड्रॉ किया होगा, उस पर एक सिंगुलम कार्व किया होगा, जो सिंगुलम लाइक सेंट्रल इंसाइजर पे एक उभरा हुआ पोर्शन होता है। तो उसी उभरे हुए पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, उसी उभरे हुए पोर्शन को हम बोलते हैं सिंगुलम। एंड सिंगुलम, एंड उसके बाद जो मीजियली और डिस्टली कॉन्फ्लुएंट विद द सिंगुलम आर द मार्जिनल रिजेस। जो मीजियली और डिस्टली सिंगुलम से आके जो मिल रही है रिजेस, उन्हीं को हम मार्जिनल रिजेस बोलते हैं। तो दोनों मार्जिन से, मीजियल और डिस्टल मार्जिन से आके मिल रही है, तो सिंगुलम पे मार्जिनल रिजेस। बिटवीन मीजियल एंड डिस्टल अगर हम देखें, बिटवीन मीजियल एंड डिस्टल मार्जिनल रिजेस एक शैलो कॉन्केविटी होती है, जिसको हम लिंगुअल फोसा बोलते हैं। मीजियल एंड डिस्टल मार्जिनल रिजेस में एक शैलो कॉन्केविटी होती है, जिसको हम लिंगुअल फोसा बोलते हैं। ये याद रखिएगा कि आपकी कॉन्केविटी, आपने कि आपका फोस, आपका वो आया, आपका ये आया सिंगुलम के बाद आगे पे एक बार तो उभरा हुआ पोर्शन आया, फिर उसके बाद डिप्रेशन भी आएगा। वो जो गड्ढा, वो जो फोसा वगैरह ना, उसी को हम क्या बोलेंगे, लिंगुअल फोसा, क्योंकि लिंगुअल साइड पे प्रेजेंट है। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर आपने कार्व किया होगा, तो आपको इजीली याद रहेगा ये पॉइंट जो आपने किस किस तरह से कार्व किया। लिंगुअल साइड पे आपको फोसा बनाना है, आपको सिंगुलम बनाना है, तो डेवलपमेंटल ग्रूव्स देखने को मिलेंगे जो एक्सटेंड करते हैं फ्रॉम द सिंगुलम से लेकर लिंगुअल फोसा तक डेवलपमेंटल ग्रूव्स देखने को मिलेंगे। लिंगो इंसाइजल एंगल, जो लिंगो इंसाइजल एज है, लिंगुअल से इंसाइजल, अभी हमने लेबियो इंसाइजल एज देखी थी, जो लेबियल से इंसाइजर टिप तक जो थी। अब हम लिंगुअल साइड की बात करते हैं, लिंगुअल सर्वाइकल लाइन से इंसाइजल एज तक जो लाइन है, लिंगुअल एज एंड द इंसाइजल सरफेस, वो जो है वो रेज्ड ऑन द लेवल विद द मार्जिनल रिजेस मीजियली एंड डिस्टली समहाउ आउटलाइन। मार्जिनल रिजेस देखने को मिलती है मीजियली और डिस्टली से, समहाउ आउटलाइनिंग द लिंगुअल फोसा। थोड़ा लिंगुअल फोसा एक उभरा हुआ हमको आउटलाइन करते हुए दिखता है।
क्राउन और रूट जो है वो टेपर्स करती है लिंगुअली, ये याद रखना। क्राउन और रूट जो है वो टेपर्स लिंगुअली। लाइन ऐसी चीज़ आपको याद रखनी है, क्राउन एंड द रूट इट टेपर्स इसकी तरफ लिंगुअली साइड में जाता है। एंड रूट सरफेस ऑन लिंगुअल इज नैरोअर देन लेबियली। रूट सरफेस जो है वो ऑन लिंगुअल जो है कंपेरेटिवली नैरो होती है। अगर आप नैरो लिंगुअल साइड से देखेंगे तो रूट सरफेस थोड़ी नैरो होगी एज कम्पेयर टू अगर लेबियल साइड से देखेंगे। ये हमने लेबियल आगे पीछे के देख लिया। अब हम प्रॉक्सिमल एस्पेक्ट देखेंगे, दैट इज मीजियल और लेफ्ट साइड और राइट साइड का प्रॉक्सिमल और मीजियल एंड डिस्टल एस्पेक्ट देखेंगे। सो सीइंग द मीजियल एस्पेक्ट व्हाट वी हैव इन इट। सो मीजियल एस्पेक्ट में हमारे पास क्राउन जो अगर आप देखोगे लेफ्ट या राइट साइड से तो क्राउन जो है वो ट्राइंगुलर दिखेगा। याद रखना आगे पीछे से आपको क्राउन कैसा दिखाता है, ट्रेपेजियम दिखाता, ट्रेपेजियम ड्रॉ करते हैं हम, ट्रेपेजोइडल दिखाता। और जब हम लेफ्ट और राइट से देखेंगे तो हमको क्राउन कैसा दिखेगा, तो लेफ्ट और राइट से अगर हम देखेंगे तो हमको क्राउन देखने को मिलेगा ट्राइंगुलर, और वी कैन से वेज शेप। लेफ्ट और राइट से हमको क्राउन देखने को मिलेगा ट्राइंगुलर और द वेज शेप। लाइन ड्रॉन इन दिस एस्पेक्ट एट द सेंटर जो है बाइसेक्ट करती है क्राउन को। अगर आप यहाँ से सेंटर की तरफ लाइन ड्रॉ करोगे तो वो क्राउन को बाइसेक्ट करेगी। रूट इनटू द टू दैट इज इंसाइजल रिज एंड क्राउन ऑन द लाइन द रूट। क्रेस्ट ऑफ कर्वेचर देखने को मिलता है आपको मीजल साइड पे, आपको क्रेस्ट ऑफ कर्वेचर देखने को मिलता है। क्रेस्ट ऑफ कर्वेचर क्या है, बेसिकली क्रेस्ट ऑफ कर्वेचर ऑफ द सर्वाइकल थर्ड। जो हम जब ड्रॉ करते हैं हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इंसाइजल, मीजल एंड सर्वाइकल थर्ड। तो सर्वाइकल थर्ड पे आपको क्रेस्ट ऑफ कर्वेचर देखने को मिलता है आपको ग्रेटेस्ट लेवियल लिंगुअल मेजरमेंट। तो सर्वाइकल बेसिकली क्रेस्ट ऑफ कर्वेचर क्या है, ग्रेटेस्ट मेजरमेंट ऑफ क्राउन फ्रॉम सर्वाइकल फ्रॉम मीजियोडिस्टल एस्पेक्ट। तो ग्रेटेस्ट मेजरमेंट ऑफ क्राउन, ग्रेटेस्ट मेजरमेंट ऑफ कॉक। सो वंस आफ्टर द क्रेस्ट ऑफ कर्वेचर देखने को मिलता है सर्वाइकल थर्ड पे। रूट जो है आपको कोन शेप देखने को मिलेगी, रूट कोन शेप। अब उसमें आपको रूट उधर भी आपको कोन शेप देखने को मिलेगी, इधर भी आपको, क्योंकि आप पूरी रूट जो है ना एक तरह से मतलब आप जब कार्व करते हो तब एक ही जगह से घिसते हुए कार्व करते जाते हो। तो इसी वजह से आपको रूट जो है वो कोन शेप आती है। आपकी सेंट्रल इंसाइजर और लेटरल इंसाइजर में हमारी कोन शेप रूट बनते हैं, और कैनाइन में हमारी रूट जो है वो साइड से चपटी हो जाती है, फ्लैट हो जाती है, और आगे और पीछे से अलग रहती है। तो आपने जब कार्व किया होगा तो आपको पता होगी ये चीज़। सो उसके बाद हम ये एस्पेक्ट देख सकते हैं। आप देखिए ये मीजियल साइड थी तो आपने देखा रूट जो है टेपर्स लिंगुअली की तरफ कैसे निकली हुई है रूट, तो थोड़ी सी इस तरफ झुकी हुई है ना रूट। तो ये चीज़ हमने यही चीज़ बोली थी कि जो रूट है रूट टेपर्स लिंगुअली, क्राउन एंड रूट टेपर्स लिंगुअली। एंड डिस्टल एस्पेक्ट देखें तो सिमिलर टू मीजियल एस्पेक्ट, क्राउन जो है वो थिकर होता है टुवर्ड द इंसाइजल थर्ड, जो हमारे इंसाइजल थर्ड पे होता है। एक्सेप्ट क्राउन जो है थिकर होता है टुवर्ड इंसाइजल थर्ड, लेकिन हमने क्या बोला था वहाँ पे क्राउन जो है वो थिकर मतलब क्रेस्ट ऑफ कर्वेचर प्रेजेंट होता है सर्वाइकल थर्ड पे, यहाँ पे प्रेजेंट होता है इंसाइजल थर्ड पे। बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ द लेबियल सरफेस डिस्टोलिंगुअली, जो लेबियल सरफेस है डिस्टोलिंगुअली, मोर ऑफ द सरफेस इज सीन फ्रॉम द डिस्टल एस्पेक्ट। इससे क्या होगा, इल्यूजन होगा, दिस गिव्स द इल्यूजन ग्रेटर थिकनेस एंड इंसाइजल एस्पेक्ट। इसके बाद हम इंसाइजल एस्पेक्ट देख लेते हैं। तो इंसाइजल एस्पेक्ट में क्या कहते हैं, ऊपर का टॉप सरफेस है, हम ऊपर से देख रहे हैं उसको, तो बोलते हैं ना लाइक ड्रोन शॉट समथिंग लाइक दैट। सो लेबियल सरफेस इज रिलेटिवली ब्रॉड एंड फ्लैट। लेबियल सरफेस आपको थोड़ा पतला सा ऊपर का जो इंसाइजल सरफेस पे जैसे आप देखेंगे, आपको ऊपर से देखो उसको तो आपको लेबियल पोर्शन और लिंगुअल पोर्शन ऊपर और नीचे का दिखेगा ना। तो लेबियल पोर्शन जब आप ऊपर से देखोगे तो आपको ब्रॉड और फ्लैट दिखेगा, चपटा सा, स्पेशली टुवर्ड्स द इंसाइजल थर्ड वाले एरिया पे। तो आगे क्योंकि वो इस तरह से डिज़ाइन होता है कि वो ऐसा आपको टोटली फ्लैट हो जाता है वहाँ से। इंसाइजल रिज जो है वो स्लोप होती है टुवर्ड्स द लिंगुअल, एंड लिंगुअल आउटलाइन जो है वो टेपर्स टुवर्ड्स द सिंगुलम। लिंगुअल आउटलाइन जो है वो टेपर करती है टुवर्ड्स द सिंगुलम। लिंगुअल साइड पे आपने सिंगुलर बनाएगा तो लिंगुअल आउटलाइन टेपर्स टुवर्ड द सिंगुलम ऑफ द क्राउन जो है मेक्स अप द सर्वाइकल पोर्शन ऑफ द लिंगुअल सरफेस। सिंगुलम जो है वो क्राउन का मेक्स करता है सर्वाइकल पोर्शन ऑफ द लिंगुअल सरफेस। सिंगुलम ऑफ द सेंटर टू द डिस्टल से प्रोमिनेंट मीजोलेबियल एंड डिस्टोलेबियल लाइन एंगल्स देखने को मिलता है हमको। लेबियोलिंगल कैलिब्रेशन ऑफ द क्राउन जो है वो ज़्यादा होता है देन द मीजोडिस्टल कैलिब्रेशन, ये चीज़ याद रखना। ऑल्सो द सिंगुलम ऑफ द सेंट्रल टू द सेंट्रोलम ऑफ द सेंटर टू द डिस्टल प्रोमिनेंट मीजोडिस्टल एंड डिस्टोलेबियल लाइन एंगल्स, ये याद रखना पॉइंट है। प्रोमिनेंट आपको मीजोडिस्टल एंड डिस्टोलेबियल, मीजियर से लेबियल और डिस्टोलेबियल लाइन एंगल्स देखने को मिलते हैं। लेबियोलिंगल कैलिब्रेशन ऑफ द क्राउन ज़्यादा होता है मीजोलेबियल कैलिब्रेशन से।
उसके बाद हम देख लेते हैं रूट। रूट इंपॉर्टेंट है अगेन। तो वापस जैसे मतलब क्राउन था, हमने क्राउन देखा था ये सब, अब हम डिटेल में रूट देखते हैं। तो रूट में हमको क्या देखना है, रूट में ज़्यादा कुछ नहीं देखना है हमको। रूट में हमको पता है कोनिकल होती है, हमने आधे फीचर्स ऑलरेडी देख लिए कि रूट जो है वो स्ट्रेट होती है, लिंगुअली की तरफ टेपर होती है, टेपर्स फ्रॉम द सर्वाइकल लाइन टू द एपेक्स, जो एक कोनिकल शेप देती है उसको। रूट एंड इन द ब्लंट एपेक्स, रूट जो है, रूट का जो एंड है वो ब्लंट होता है, शार्प नहीं होता, ये चीज़ याद रखना। सो रूट, क्राउन और रूट देखना है। अब ये एवरेज डायमीटर्स और मिलीमीटर्स आपको जब क्राउन जब आप ड्रॉ करते हो तो कितना ड्रॉ करना है, लाइक आप जो क्राउन और रूट कार्व करते हो ना जब, तो आपको कितना डायमेंशन लेना है। क्राउन 10.5, रूट जो है वो 13। मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर जब आप देखो तब आपको कितने करना है, क्राउन और रूट लेंथ। क्राउन, ये सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है जब आप कार्व करते हो तो क्राउन जो है मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर 10.5 और रूट 13, 10.5 और रूट 13। क्रोनोलॉजी हमने लास्ट में लिखी है, पर आपको जब एग्जाम में आप लिखें तो क्रोनोलॉजी सबसे पहले लिखनी है आपको। जब आप ये आंसर स्टार्ट करें तो क्रोनोलॉजी सबसे पहले लिखनी है। तो क्रोनोलॉजी में क्या लिख रहा है, एनामल कब बना, एनामल जो है 5 मंथ्स इन इंट्रायूट्राइन लाइफ में बना, 5 मंथ्स इन इंट्रायूट्राइन लाइफ। कैल्सिफिकेशन कब हुआ, 3 to 4 मंथ्स में, तो उससे पहले कैल्सिफिकेशन हुआ। और आप ये भी लिख सकते हैं फर्स्ट एविडेंस ऑफ कैल्सिफिकेशन 3 to 4 मंथ, फिर इनामल ऑर्गन आया 5th मंथ में। क्राउन कंप्लीट कब हो गया, 4 से 5 साल की एज पे जब बच्चे की क्राउन कंप्लीट हो गया, मतलब बन गया पूरा। इरप्ट कब हुआ, 7 से 60। अब इरप्ट जो हम एज बोलते हैं ना कि कब आया वो सेंट्रल इंसाइजर, तो वही इरप्शन एज होती है। तो इरप्शन इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इरप्शन कब होता है 7 to 8 ईयर्स पे। इरप्शन ऑफ सेंट्रल इंसाइजर हमने देखा था अभी कब होता है, 7 से 8 साल की ईयर पे होता है। रूट कंप्लीशन जो है, रूट बन जाती है इसकी पूरी रूट बन चुकी होती है, 10 से 11 साल तक पूरी रूट बन जाती है। तो और हमने देख लिया कि इसका फर्स्ट एविडेंस 3 to 4 मंथ्स, इनामल ऑर्गन 5 मंथ्स, इंट्रायूट्रल लाइफ, क्राउन कंप्लीशन जो है वो 3 to 5 ईयर्स। सो दैट्स ऑल व्हाट। एंड आफ्टर दैट कॉन्टैक्ट एरिया हमने देखे तो मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर डिस्टल मीजियली किससे कनेक्ट होता है। अगर आप खुद के टीथ में देखें तो मीजियली भी इंसाइजल उसका जो आता है सरफेस कॉन्टैक्ट करता है वो इंसाइजल थर्ड से करता है मीजियल साइड में, और डिस्टल साइड में जो है वो लेटरल इंसाइजर के से करता है। लेटरल इंसाइजर के भी किससे, जंक्शन ऑफ द इंसाइजल थर्ड एंड द मिडल थर्ड, जो इंसाइजल थर्ड और मिडल थर्ड का जंक्शन है वहाँ पे कांटेक्ट करता है, और उधर इंसाइजर लाइक आपका सेंट्रल इंसाइजर, दोनों सेंट्रल इंसाइजर को आप देखिए ध्यान से। तो आप जब देखेंगे उसको तो आपका जो लेफ्ट और राइट है मतलब एक दूसरे के लिए मीडियल वही है। तो मीडियल दोनों आपस में कहाँ कांटेक्ट कर रहे हैं, दोनों का जो कांटेक्ट एरिया जो है वो दोनों का सबसे लोअर मोस्ट पॉइंट पे है आपस में, क्योंकि दोनों का सेम लेंथ है, तो दोनों सर्वाइकल थर्ड पे कांटेक्ट कर रहे हैं। और जो सेंट्रल इंसाइजर कम्युनिकेट कर रहा है, सेंट्रल इंसाइजर किससे कम्युनिकेट कर रहा है, लिटल इंसाइजर से। सेंट्रल इंसाइजर लिटल इंसाइजर से कम्युनिकेट कर रहा है वाया किससे कम्युनिकेट कर रहा है, इट कम्युनिकेट्स वाया जंक्शन ऑफ द इंसाइजल एंड मिडल थर्ड, इंसाइजल और मिडल थर्ड के बीच में, क्योंकि लेटरल इंसाइजर से कंपैरेटिवली थोड़ा लाइक उसका लेंथ में डिफरेंस आ जाता है इस वजह से। तो अब ये चीज़ याद रखना, कॉन्टैक्ट एरिया। और ये हमने हमारे डायग्राम्स है इसके। तो मैक्सिलरी राइट सेंट्रल इंसाइजर, लेबियल सरफेस आपने देखिए उल्टे डायग्राम बनाया रखिए ना, क्योंकि मैक्सिलरी है। लेबियल सरफेस आपने देखा, लेबियल सरफेस आपको क्राउन रूट बनानी है, क्राउन ट्रेपेजोइडल रूट कोनिकल। लिंगुअल साइड पे आपने ये चीज़ क्या नोटिस की, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है ना पूरा, जो मैंने टैप किया तो ये वाला है, उभरा हुआ है ये पूरा यहाँ से। तो ये उभरा हुआ पोर्शन को हमने बोला सिंगुलम, और ये पूरा ये जो पूरा एरिया ना, ये पूरा जो एरिया है एनसर्कल्ड जो मैं टैप कर रही हूँ, सो ये वाला एरिया है हमारा फोसा सिंगुलम, एंड ये वाला फोसा जिसको हाईलाइट कर रखा है मैंने। और यहाँ हमारी मार्जिनल रिजेस आती है, मीजियल और डिस्टल मार्जिनल रिजेस। इंसाइजल एज, इंसाइजल मतलब ऊपर से आप देख रहे हो यही सरफेस, मतलब जैसे ये वाला जो है यहाँ से ऊपर से देखा आपने, तो ऊपर से आपको क्या दिखा, यहाँ से देखोगे तो आपको इधर का और इधर का एरिया दिखा, तो यहाँ जाते जाते एकदम फ्लैट हो गया ये। तो ये चीज़ आपने नोटिस की, इंसाइजल एज इस तरह से ड्रॉ करना है आपको। एंड उसके बाद आता है हमारे पास मीजियल सरफेस, प्रॉक्सिमल सरफेस। तो मीजियल सरफेस ऐसा होता है, और मीजियल सरफेस एंड द डिस्टल सरफेस देखिए क्राउन, और इसकी कन्वेक्सिटी हमारी लिंगुअल साइड में होती है, और ये डिस्टल सरफेस जिसमें हमारी कॉन्वेक्सिटी जो है वो रूट पेपर लिंगुअली, एंड मीजियल साइड डिस्टल साइड। आई होप दैट्स क्लियर टू यू। राइट परमानेंट सेंट्रल इंसाइजर, राइट परमानेंट मैक्सिलरी, राइट परमानेंट सेंट्रल इंसाइजर। उसके बाद हमारा ये क्वेश्चन पूरा होता है। सो ये क्वेश्चन के बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। सो सीइंग यू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज
इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंसेस बिटवीन द प्राइमरी और परमानेंट डेंटिशियन। फिर एक नोट ऐड करना है आपको, ये इतना क्वेश्चन इतना पोर्शन प्राइमरी परमानेंट डेंटिशियन का हमारे पास 7 नंबर का क्वेश्चन है। फिर हमारे पास आता है ऐड ए नोट ऑन द सीक्वेंस ऑफ इरप्शन, कौन सा टेस्ट कब इरप्ट हुआ, ये सीक्वेंस ऑफ इरप्शन एंड सीक्वेंस ऑफ इरप्शन के लिए मैंने इरप्शन और साथ में मैंने इसके लिए ट्रिक्स भी ऐड किया जिससे आपको सीक्वेंस ऑफ इरप्शन क्योंकि मैं सीक्वेंस ऑफ इरप्शन मेरे लिए बहुत लाइक बोलते हैं ना लाइक वर्स्ट चीज़ होती है, मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है। तो मैंने ऑफकोर्स लाइक एनाटमी मैंने आपको कई जगह निमोनिक्स बता रहे हैं, आपको फिजियो में निमोनिक्स बताए हैं, तो सेम वे आपके लिए निमोनिक्स है इसमें भी। सो स्टे ट्यून्ड। अब हम देख रहे हैं फिफ्थ वाला क्वेश्चन। सो द फिफ्थ क्वेश्चन वी हैव दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंसेस बिटवीन द प्राइमरी एंड परमानेंट डेंटिशियन। तो जनरल डिफरेंसेस क्या है, टोटल टीथ जो होते हैं वो 20 होते हैं और परमानेंट में 28 से 32 होते हैं। प्राइमरी टीथ में 2102 फार्मूला होता है और परमानेंट में जो फार्मूला होता है वो 2123। प्राइमरी में 2102 और परमानेंट में जो हमारा क्या फार्मूला होता है, परमानेंट में हमारा फार्मूला होता है 2123। मतलब स्टार्टिंग में हमारे प्रीमोलर्स नहीं होते, बाद में हमारे प्रीमोलर्स होते हैं, इसलिए हमारे 2123 फार्मूला हो जाता है। प्राइमरी में हमारे ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड और ये थर्ड मोलर प्रेजेंट नहीं होता है, जबकि परमानेंट में प्रेजेंट होते हैं। प्राइमरी टीथ जो है हमारे छोटे होते हैं और परमानेंट बड़े होते हैं। प्राइमरी टीथ में फर्स्ट टीथ जो है वो कौन सा बनाता है, मतलब डेसिडियोस में हमारा फर्स्ट टीथ जो बनता है जो हमारा सेंट्रल इंसाइजर बनता है, वो सेंट्रल में भी मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर। ये चीज़ अच्छे से याद रखना। फर्स्ट प्राइमरी टीथ टू इरप्ट, फर्स्ट प्राइमरी टीथ टू इरप्ट इज द मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर। ये चीज़ आप भूलेंगे नहीं, आप चाहे अनाट का कुछ भूल जाए कुछ भी, पर DADS आपको ये आगे के ईयर्स में भी करना है। तो आप टी तो उसके पूरा टीथ का पूरा एनाटॉमिकल एस्पेक्ट और वो नहीं भूलने का आपको बिल्कुल भी। तो फर्स्ट T2 इरप्ट जो है मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर है। और परमानेंट में कौन सा इरप्ट होता है, परमानेंट में जैसे मैंने आपसे पूछा था थोड़ी देर पहले, मैंने आपको बोला था कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। सो फर्स्ट T2 इरप्ट जो है वो मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर होता है, मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर। सो मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर के बाद हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट T2 इरप्ट इज मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर एंड उसके बाद हमारे पास आता है कि प्राइमरी टीथ कब होता है, 6 महीने पर राइज होते हैं और परमानेंट टीथ जो है वो 6 साल पे राइज होते हैं। क्योंकि हमने सेंट्रल इंसाइजर का पढ़ा था, सेंट्रल इंसाइजर कब आता है, जो सेकंड टीथ इरप्ट होता है। तो सेंट्रल इंसाइजर हमारा 7 to 8 ईयर्स आता है, उससे पहले हमारा मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर आ जाता है जो कि हमारे 6 साल की एज पे राइज होता है। और डेसिडियस टीथ हमारे 6 महीने पर राइज होता है। देख लिया आपने जनरल डिफरेंसेस, कितने टीथ होते हैं, क्या होता है और ये सब, ठीक है, जनरल डिफरेंसेस। उसके बाद आते हैं क्राउन और रूट। क्राउन देखते हैं प्राइमरी परमानेंट में। अब ऑफ कोर्स प्राइमरी है तो क्राउन छोटा होगा, परमानेंट में बड़ा होगा। प्राइमरी जो है मतलब थोड़ा ब्लूइश वाइट होगा, परमानेंट आपको थोड़ा, क्योंकि आपकी जो इनामल है वो विद अलॉन्ग विद टाइम जो है वो थोड़ी घिस जाती है, तो आपका जो डेंटिन है वो विजिबल होने लग जाता है, इनामल ट्रांसपेरेंट हो जाती है आपकी, जिसके वजह ट्रांसपेरेंट हो जाती है तो इससे आपका डेंटिन विजिबल हो जाता है। तो वो थोड़ा बाद में आगे जाके थोड़ा येलोइश हो जाता है, इनिशियली हमारे पास ब्लूइश वाइट होते हैं। तो स्मॉलर होते हैं थोड़े डायमेंशन में और जो परमानेंट बड़े होते हैं। प्राइमरी टीथ जो है वो वाइडर होते हैं मीजोडिस्टल से लेकर एज कम्पेयर टू सर्वाइकल ऑक्लूजल, और परमानेंट जो है वो सर्वाइकल ऑक्लूजली जो है वो डायमेंशन में ज़्यादा होते हैं मीजोडिस्टल के कंपैरिजन में। प्राइमरी टीथ जो है प्राइमरी टीथ जो है वो कप शेप्ड गिव कपिंग शेप्ड एंड स्क्वायर शेप्ड अपीयरेंस को कप शेप्ड स्क्वायर शेप्ड अपीयरेंस होता है तो एंटीरियर पोस्टीरियर टीथ रिस्पेक्टिवली। और परमानेंट का जो है वो लॉन्गर अपीयरेंस होता है, परमानेंट टीथ जो है वो गिविंग लॉन्गर अपीरियर टू एंटीरियर टीथ। प्राइमरी तो हम प्राइमरी टीथ जो हमारे कप शेप्ड स्क्वायर शेप्ड अपीयरेंस रहते हैं, और परमानेंट जो है हमारे परमानेंट टीथ गिव्स लॉन्गर अपीयरेंस। प्राइमरी टीथ में सप्लीमेंट ग्रुप जो है वो आर मोर होते हैं, परमानेंट टीथ में सप्लीमेंट ग्रुप्स आर लेस। प्राइमरी टीथ को अगर आप देखोगे तो सप्लीमेंट ग्रुप ज़्यादा होते हैं, और जबकि प्राइमरी टीथ को आप देखोगे तो उसमें सप्लीमेंट ग्रुप्स कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं। और परमानेंट में आपको सप्लीमेंट ग्रुप जो है वो इतने देखने को नहीं मिलेंगे। जब आप मोलर्स वगैरह कार्व करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि उसमें जब आप ग्रुप बनाओगे तो उसमें काफ़ी सारे ग्रुप आपको देखने को मिलेंगे। और पहले वो इतने ज़्यादा नहीं, लेकिन अगर आप प्राइमरी कार्व करोगे जो हम आगे नेक्स्ट ईयर्स में करने वाले हैं, लेटर ऑन करने वाले हैं हम, तो सप्लीमेंट ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे आगे उसमें।
प्राइमरी में मैमेलियंस आर एब्सेंट, जबकि परमानेंट में मैमेलियन प्रेजेंट होते हैं। प्राइमरी में फर्स्ट मोलर छोटा होता है सेकंड मोलर से, और परमानेंट में फर्स्ट मोलर बड़ा होता है सेकंड मोलर से। रूट देखते थे तो प्राइमरी में रूट जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, जबकि परमानेंट में थोड़ी छोटी होती है, एक नॉर्मल अपने परफेक्ट साइज में होती है, शॉर्टर एंड बल्बस। प्राइमरी टीथ में रूट ट्रंक जो छोटी होती है, परमानेंट में रूट ट्रंक बड़ी होती है। प्राइमरी का आप देखोगे तो अंडर को फिजियोलॉजिक रिजॉर्प्शन ड्यूरिंग शेडिंग ऑफ परमानेंट टीथ। जब प्राइमरी टीथ जो होते हैं उनका फिजियोलॉजिक रिजॉर्प्शन हो जाता है ड्यूरिंग द शेडिंग ऑफ परमानेंट टीथ, एंड जो परमानेंट टीथ है उनका फिजियोलॉजिकल रिजॉर्प्शन उनका होता ही नहीं है, क्योंकि देखो हमारे टीथ डेसिडियो से 2 बार आते हैं, तो डेफिनेटली हमारे जब मिल्क टीथ शेड होंगे, मिल्क टीथ क्यों शेड होंगे, क्योंकि नेक्स्ट परमानेंट टीथ आने वाले होते हैं हमारे तो इसीलिए जो है इसका फिजियोलॉजिकल रिजॉर्प्शन हो जाता है ड्यूरिंग शेडिंग ऑफ द परमानेंट टीथ, क्योंकि जब हमारे परमानेंट टीथ आ रहे होते हैं उसके लिए। एंड उसके बाद हमारे पास आता है, नहीं उसके बाद हमारे इसी क्वेश्चन में हमसे आगे पूछा गया हुआ है, दैट इज द इरप्शन पूछा हो गया, इरप्शन ऑफ द डेसिडियस टीथ। तो इरप्शन हमको अब परमानेंट डेसिडियस टीथ याद करना है, और परमानेंट टीथ का आपको इरप्शन दोनों टीथ के आपको पूछे जाते हैं। तो आपको डेसिडियस में आपसे क्या आएगा, तो डेसिडियस के लिए हमारे पास क्या, छुट्टी लो मस्त चिल करो, छुट्टी लो मस्त चिल मारो। फर्स्ट चीज में आप लोग यही करते हैं, छुट्टी लो मस्त चिल मारो, तो ये निमोनिक है। तो छुट्टी बोले तो सेंट्रल इंसाइजर, लो छुट्टी लो फॉर लेटरल इंसाइजर, मस्त चिल मारो, मस्त फॉर बोले तो फर्स्ट मोलर, चिल बोले तो कैनाइन, और एम बोले तो वापस मारो बोले तो सेकंड मोलर। तो आपको पता है प्राइमरी में प्रीमोलर आएगा नहीं, तो छुट्टी लो मस्त चिल मारो। प्राइमरी टीथ का याद हो गया होगा, आपको समझ में आया होगा। तो प्राइमरी टीथ का कैसे याद करना है आपको, सीक्वेंस वगैरह, छुट्टी लो मस्त चिल मारो, याद हो गया। सेंटेंस बहुत सिंपल है, आप इससे रिलेट कर सकते हो, तो आपसे और ज़्यादा, और इससे आपको आई डोंट थिंक आपको इससे असर मिलेगा कुछ। छुट्टी लो बोले तो सेंट्रल इंसाइजर, लेटरल इंसाइजर, फर्स्ट मोलर, मस्त, चिल मतलब कैनाइन, और मारो मतलब सेकंड मोलर, ठीक है। एंड उसके बाद हमने कैसे देखा, हमने ये तो अब लिखिए, अब हमने लिख दिए सेंट्रल इंसाइजर आया, छुट्टी लो फर्स्ट, छुट्टी लो मस्त चिल मारो, इसके अलावा से अरेंज कर दिया। अब आपको क्या याद करना है कि मतलब यार ठीक है सेंट्रल इंसाइजर ये होता है, अब इसमें घपला आता है यार कि मतलब ऊपर वाला है नीचे वाला इरप्ट हो गया, मतलब इनको ये नहीं है कि तो जब एक साथ ही आ जाते हैं ऊपर वाले और ऊपर वाले एक साथ नीचे वाले एक साथ, बट एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है। सो इसीलिए हम याद करते हैं इसको L ऐसे याद करना आप, मतलब L फिर उल्लू U मतलब आपको नीचे वाले याद करने की जरूरत नहीं, अपोजिट वाला ही होगा उसके सामने वाला, आप बस याद कर लीजिए। आपको इतना याद हो गया, छुट्टी लो मस्त चिलवा लो, ठीक है। अब इसके सामने आपको इसके नीचे क्या लिखना है, L, बस ये याद कर लो L। अब क्या करना है, L बोले तो लोअर वाला, अब सेंट्रल इंसाइजर हमने बोला छुट्टी, मतलब सेंट्रल इंसाइजर बनेगा, सेंट्रल इंसाइजर में भी कौन सा वाला बनेगा, लोअर वाला बनेगा, ठीक है। अभी नीचे वाला नहीं देख रहे हम, लेकिन अभी हम देखते हैं लेटरल इंसाइजर में हमारा कौन सा बना था, ट्रिपल यू के अकॉर्डिंग हमारा अपर वाला बनेगा लेटरल में। फिर आएगा L, दूसरा वाला भी यू है, मतलब वो कहाँ आ रहा है हमारे मस्त चिल मारो, फर्स्ट मोलर जो है उसमें भी हमारा अपर वाला बनेगा, और कैनाइन में भी अपर वाला बनेगा, और जो सेकंड मोलर है, सेकंड मोलर में हमारा एल आ रहा है, दैट मीन्स वो लोअर वाला बनेगा। इनके अपोजिट वाले हो जाएंगे, जस्ट इसके बाद उसका अपोजिट वर्जन बनेगा, सिंपल। तो हमारा सबसे पहले मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर बनेगा, लोअर वाला बनेगा, फिर क्या बनेगा, अपर वाला आपको याद होगा, क्योंकि आपको अपने ऊपर वाले याद कर लिए, तो इसका लोअर के नीचे लोअर तो बनेगा नहीं, लोअर के बाद लोअर नहीं बनेगा ना, तो ये इस वे में आपको याद करना है। बहुत सिंपल है, आई थिंक मतलब लाइक मैंने आपको बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है इसको। कोई भी डाउट है इसको पूछ सकते हैं, लाइक आई कैन एक्सप्लेन यू अगेन, अगर आपको इसमें तो कोई डाउट हो तो ये चीज़। और 6 to 10 मंथ्स होता है, तो 6 to 10 मंथ्स आपको कैसे ये याद रखना है कि यार कब तक है, अब मतलब ये भी कब तक है, इनके मंथ्स भी कैसे याद रखोगे। आपने ये देखा छुट्टी लो मस्त चिल मारो L, अब भाई मंथ कौन याद करेगा, तो मंथ के लिए भी हमारे पास ट्रिक है, इट इज़ इंसाइजर। आप इंसाइजर बोलते हो, इंसाइजर में क्या आता है, लाइक इन लाइक 10 इन मतलब इस तरह की साउंड आ रही है ना आपकी, थोड़े 10 तो कहाँ तक आ रहा है, 6, साई बोले तो 6। सर इंसाइजर में आपको कौन कौन से वर्ड्स की साउंड आ रही, इन 10, साई मतलब 6, सर बोले तो 7। तो इंसाइजर 6 to 10 मंथ्स, और देखिए ऊपर वाला 6 to 10 मंथ्स, और नीचे वाला जो है वो वाला 8 to 12 मंथ्स होता है, लेकिन हम उसको क्या लगेंगे, एक थोड़ा कम करके, मतलब 8 to 10 7 लिखा है हमने,
लेकिन सर में 7 आ रही, लेकिन हमको क्या लिखना है 8 to 12, थोड़ा एक बढ़ा के लिखना है। ये हमारा हो गया 6 to 10, 8 to 12। अब हमने देखा मोलर, देखिए 7 आ रही है, इसमें तो आपको बढ़ा के लिखना है 6 to 10 और 8 to 12 इंसाइजर में। लेकिन ये वाला क्या है, लिटरल इंसाइजर का संबल कर रहा है। जब हमने लिटरल इंसाइजर देखा तो लिटरल इंसाइजर में हमारे पास क्या आया 9 to 13, 9 to 13। सो 6 to 10, 6 to 10 के में से ही हमारे बन जाएंगे। 6 to 7 आएगा, सबसे पहले हमारे पास है 6 to 10, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 8 to 12, 8 से लेकर 12 तक, फिर 9 से 10, 9 से 13 तक, 9 से 13 तक, और फिर इधर का 10 से लेकर 16 तक, इसी में से बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आएगा फर्स्ट मोलर, छोटी लो मस्त। फर्स्ट मोलर के लिए हमारे पास क्या, मोलर जैसे ना, मोलर का आप देखोगे एम है तो एम अब 3 जैसा लगता है ना, और 3 के आगे आपको 1 लगाना है और 3 के बाद में 0 लगाना है, तो क्या हो जाएगा 13 और 30। हाँ, लाइक कितना फुकरे वाली फीलिंग आ रही है, अगर आपने देखी हो तो आप कुछ रिलेटेड कर सकते हो 3। सो हम 3, और 3 से आपने एक पहले 1 लगाया और 3 के बाद आपने 0 लगाया, दैट मीन्स 13 to 30 मंथ्स फॉर फर्स्ट। ये वाला है फर्स्ट मोलर के लिए, और 30 जो है वो सेकेंड मोलर के लिए, देख सकते हैं आप। फर्स्ट मोलर 13 से 19 मंथ, फिर 14 to 18, और जब सेकंड आया था यहाँ पे तो सेकंड वाला मतलब सेकंड वाला हमारा 30 मंथ के अंदर अंदर खत्म हो रहा है, और ये हमारा जो है वो 13 मंथ से स्टार्ट है और 13 मंथ से, तो 13 से 18, 13, 19, 14 to 18, ठीक है। और फिर कैनाइन आता है। कैनाइन में कैसे साउंड हो रही है, कैनाइन ए बोले तो 1, 9 बोले तो 9, सिंपल 9, 9 मंथ्स तो 19। कैनाइन के लिए हमारे पास 19 है, तो 16 to 19 ऑलमोस्ट बीच का, तो 19 to 20, 17 to 23, 16 to 22, 17 to 23, ऐसा याद रहेगा। 16 to 22, 17 to 23 ऐसा बोलेंगे आपको। हो सकता है आपको ट्रिक से याद ना रहे, ट्रिक भी याद थोड़ा बहुत कंफ्यूज कर सकता है आपको। अगर आपको ट्रिक नहीं, अगर आप नॉर्मली याद रखो तो दैट इज़ बेस्ट ऑफ ऑल। कोई भी चीज़ आप नॉर्मली याद रख सकते हो, सबसे बेस्ट है। अगर आपको नहीं होता है तो आप ये ट्रिक को समझ के इसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। फिर हमने ये डेसिडस टीथ के देख लिया कि मतलब जो मिल्क टीथ है, डेसिडस टीथ है, वो कैसे इरप्ट होता है। अब हमको देखना परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ का क्या सीक्वेंस है यार, परमानेंट टीथ में वापस लौट जाओ। उसमें हमने देखा था छुट्टी लो मस्त चिल करो, एंड और छुट्टी लो मस्त चिल करो के बाद हमको क्या करना है LUL, दैट्स इट। एंड इसमें हमको क्या क्या करना पड़ता है, इसमें हमको क्या करना पड़ता है, लाइक इरप्शन ऑफ परमानेंट टूथ। सो परमानेंट टूथ अगर आप देखोगे तो मैंडिबुलर, सो मैंडिबुलर में हमारे मैंडिबुलर के वाले हमारे पास ट्रिक है, तो सबसे पहले हमारे मैंडिबुलर वाले इरप्ट होते हैं, ये चीज़ याद रखना। तो उसमें भी हमारी सबसे पहले LUL, स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, L से। तो और इसमें भी हमारे सबसे पहले मैंडिबुलर इरप्ट होते हैं, फिर मैक्सिलरी। तो मैंडिबुलर वाले इरप्ट होते हैं, तो और मतलब उसी का अपोजिट साइड में उसका एरप्ट हो जाता है, लेकिन पहले मैंडिबुलर होते हैं इसमें। लेकिन इसमें ये चीज़ अच्छी है कि सारे मैंडिबुलर एक साथ अप्रूव होते हैं, सारे मतलब मैंडिबुलर जो है वो एक साथ बनते, मतलब सारे मैंडिबुलर जो है वो पहले बनते हैं और मैक्सिलरी जो है वो बाद में बनते हैं। उसमें हमारा LUL फॉलो करना था हमको, यहाँ पे ऐसा नहीं है, मैंडिबुलर पहले मैक्सिलरी बाद में। तो मैंडिबुलर के लिए हमारे पास ट्रिक है, मम्मा इज इन कांट पावर, पापा मेक मिस्टेक। मैंडिबुलर की ट्रिक क्या है, मम्मा इज इन कांट पावर, मम्मा पावर में नहीं है इसलिए पापा ने मिस्टेक की। मम्मा इज इन कांट पावर, पापा मेक मिस्टेक। सो मम्मा देखो फर्स्ट मोलर इज इन, इज मतलब सेंट्रल इंसाइजर, फिर लेटरल इंसाइजर, इज इन कांट बोले तो कैनाइन, पावर मतलब फर्स्ट प्रीमोलर, पावर पापा, पापा बोले तो सेकंड प्रीमोलर, मम्मा इज इन कांट पावर, पावर फर्स्ट प्रीमोलर, पापा सेकंड मोलर, पापा मेक बोले तो सेकंड मोलर, क्योंकि हमारा एक मोलर पहले ही आ गया स्टार्टिंग में, फर्स्ट मोलर। पापा मेक का मिस्टेक बोले तो थर्ड मोलर, तो मिस्टेक थर्ड मोलर लास्ट, ठीक है। ट्रिक आई समझ में, मम्मा इज इन कांट पावर, पापा मेक मिस्टेक, मामा पावर में नहीं इसलिए पापा मिस्टेक करते, मैंडिबुलर में आएगा। मैक्सिलरी के लिए क्या ट्रिक है, मैक्सिलरी के लिए ट्रिक है मम्मा इज इन पावर, मम्मा इज इन पावर। अब मम्मा पावर में, मैक्सिलरी की बारी आई, मतलब पहले देख लिया, लेकिन अब क्या हुआ, अब मम्मा में स्ट्रेंथ आ गई, ठीक है। मम्मा इज इन पावर, पापा कांट मेक मिस्टेक। अब मम्मा में पावर है, पापा मिस्टेक नहीं कर सकते। पहले में मम्मा में पावर नहीं थी इसलिए पापा ने मिस्टेक की। सेकंड वाला, मम्मा इज इन कांट, मम्मा पावर में है इसीलिए पापा कोई मिस्टेक नहीं कर सकते। मम्मा इज इन पावर, पापा कांट मिस्टेक। सो मम्मा फर्स्ट मोलर इज इन सेंट्रल इंसाइजर, लेटरल इंसाइजर, पावर फर्स्ट प्रीमोलर, पावर पापा सेकंड प्रीमोलर, पावर पापा कांट बोले तो कैनाइन आता है, फिर हमारा सेकंड मोलर, फिर हमारा कांट मेक मिस्टेक, सेकंड मोलर, थर्ड मोलर। आई होप दैट्स यू आर गेटिंग इट। दैट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट निमोनिक यू हैव एवर सीन, लाइक
इससे आपको याद हो जाएगा अच्छे से। कोई सीक्वेंस आप कभी नहीं भूलेंगे इससे। आप ये सीक्वेंस दिमाग में रखो। लाइक बहुत कन्फ्यूज, देखो आपको केवल एक ही चीज़ नहीं है, आपके पास लॉट ऑफ थिंग्स होती है आपको रिमेंबर होगा सीक्वेंस रखने के लिए। तो किंडा आपको कहीं ना कहीं तो आप लाइक थोड़ा बहुत केओस हो ही जाता है। सो इस सो आपको केओस ना हो, कोई कन्फ्यूजन ना हो। सो आई थिंक ये ट्रिक जो है आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगी। उसमें हमारे पास फर्स्ट मूलर मम्मा, तो हमने सबसे पहले मैंने आपको बोला था ना, परमानेंट टीथ का इरप्शन जो है 6 से 7 साल से स्टार्ट होता है, मतलब 6 ईयर से होता है और वो 6 मंथ से होता है डेसिडियोस में। तो इसमें हमको 6 से 7 साल, 6 से 7 साल ऊपर नीचे। फिर इसका मतलब ये ऑलमोस्ट एक ही टाइम पे इरप्ट होते हैं जनरली, ऊपर और नीचे वाले। और फिर आएगा सेंट्रल इंसाइजर। सेंट्रल इंसाइजर हमने अभी देखा था। सेंट्रल इंसाइजर हमारे 7 से 8 तक है। तो आप 6 से 7 देख सकते हो, 7 से 8 भी हमने देखा था। मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर, मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर हमारे 7 से 8 था, जबकि मैंडिबुलर थोड़ा पहले हो जाता तो 6 से 7 मान लो। फिर दूसरा वाला मैक्सिलरी 7 से 8। फिर मैंडिबुलर वाला लेटरल इंसाइजर 7 से 8। ये वाला मैक्सिलरी कितना आएगा, मैक्सिलरी थोड़ा बाद में होता है। तो मैक्सिलरी है हमारा 8 से 9, 7 से 8, 8 से 9, एक बढ़ा के 7 से 8, 8 से 9, 6, 7, 7, 8। अब हमारे पास आएगा कैनाइन। कैनाइन हमारा 8, 9 नहीं है, कैनाइन हमारा 9, 10 है। तो कैनाइन, कैनाइन में 9 आ रहा है ना, 9 का 9, तो 9 की सुप्रीमेसी मान लो कैनाइन। तो 9 से 10। तो और मैक्सिलरी में क्या होता है, मैक्सिलरी में हमारे पास कैनाइन नहीं है, तो पहले कैनाइन बाद में आएगा। उससे पहले हमारे पास प्रीमोलर आएगा। प्रीमोलर हमारा 10 से 11, फर्स्ट प्रीमोलर 10 से 11, सेकेंड प्रीमोलर। फिर उसमें हमारे पास आएगा 10 to 12 ईयर्स। इसमें हमारा 10 to 12 ईयर्स। फिर इसमें हमारा सेकेंड प्रीमोलर वो भी 10 to 12 ईयर्स। 10 to 12 ईयर सेकेंड प्रीमोलर, उसमें उसमें सेकेंड प्रीमोलर 11 to 12 ईयर ऊपर वाले में। फिर सेकेंड मोलर 11 to 13 ईयर। इसमें सेकेंड मोलर कब होता है, इसमें 12 to 13 ईयर। एक बढ़ा के थोड़ा सा, इसमें थोड़ा बढ़ा के लिखना है हमको। और कैनाइन का स्पेशली याद रखना है, कैनाइन में वो 9, 10 से 10 है और इसमें 11 से 12। कैनाइन का डिफरेंस आता है 9 से 10, और वो 10 से 11 भी नहीं है, वो 11 से 12 है सीधा। मिस्टेक। थर्ड मोलर हमारे कोई भी हो, मैक्सिलरी मैंडिबुलर दोनों हमारे आते हैं 17 to 21 ईयर्स ऑफ एज। आपके 18 साल है, उसके बाद जनरली देखने को मिलता है 17 to 21 ईयर्स ऑफ एज। थर्ड मोलर कब आते हैं हमारे, थर्ड मोलर वी सीन ड्यूरिंग 17 to 13 ईयर्स ऑफ एज। आई होप यू गॉट इट। दैट्स वेरी सिंपल निमोनिक टू लर्न दीज, आई होप अब आपको याद हो जाए। उसके बाद हमारे पास आता है, हमारे पास दिस इज द राइट शॉर्ट नोट्स। आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं बिटवीन किस किस पे लिखने हैं, लाइन एंगल्स एंड पॉइंट एंगल्स पे। सो शॉर्ट नोट में हमारे पास पहला क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट का पहला क्वेश्चन हमारे पास लाइन एंगल्स एंड द पॉइंट एंगल्स। सो हम देखते हैं लाइन एंगल्स और पॉइंट एंगल्स क्या होते हैं। सो सीइंग द लाइन एंड द पॉइंट एंगल्स, हियर वी हैव सम where it's gone, this is the line angles and point angles. तो line angles are the angles जो intersection of the two surfaces of the two दांत के दो surfaces जो हैं वो आके मिलते हैं, such as the incisal edge of the cusp। incisal edge जो incisal edge है और जो cusp है, cusp की tip है, वो आपस में incisal and cusp दो surface आके मिलते हैं। incisal angle formed by the intersection of दो surface tooth के, incisal edge and cusp tip हो गया। इसलिए they are used to describe the shape and the contour of the tooth। किस लिए डिस्क्राइब होते हैं वो, शेप और कंटूर ऑफ द टूथ। दांत का शेप क्या है, उसका कंटूर क्या है। फॉर एग्जांपल अगर टूथ जो है विद शार्प एज वुड बी डिस्क्राइब्ड एंड हैविंग स्टीप लाइन एंगल। फॉर एग्जांपल अ टूथ विद शार्प इंसाइजल एज, एक टूथ जिसकी शार्प इंसाइजल एज होती है वुड बी डिस्क्राइब्ड एज हैविंग अ स्टीप लाइन एंगल। वाइल अ टूथ विद राउंडेड जो इंसाइजल एज, मतलब किसी टूथ की वो राउंडेड इंसाइजल एज, उसको हम डिस्क्राइब करेंगे एक थोड़ा ऑब्ट्यूज लाइन एंगल। पॉइंट है अगर मान लो लाइन एंगल है, मतलब किसी का जो लाइन एंगल है वो उसका एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है, वो डिपेंड करता है वो उसकी राउंडेड है, वेदर इट इज़ राउंडेड और इट इज़ शार्प। उसके बाद हमारे पास आता है पॉइंट एंगल। पॉइंट एंगल ऑन द अदर एंड अगर हम देखें आर द एंगल विच आर फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ द सर्फेसेज ऑफ द टूथ। दांत के सर्फेसेज का इंटरसेक्शन होता है, सच एज कस्प टिप और इंसाइजल टिप एंड द प्रॉक्सिमल सर्फेस ऑन द सर्फेस प्रॉक्सिमल सर्फेसेज, दे आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द लोकेशन एंड कस्प ऑफ द ऑक्लूजल सर्फेस। लाइन और पॉइंट एंगल की हमारे पास और बेटर डेफिनेशन जो लिख रखी है, इट इज़ क्या होता है लाइन एंगल, इट इज़ फॉर्म बाय द जंक्शन ऑफ दो सरफेस आपस में फॉर्म करके जंक्शन बना रहे हैं, लाइन एंगल हो गया। एंड इट इज नेम डिराइव फ्रॉम बोथ द सरफेस। पॉइंट एंगल क्या होता है, जंक्शन ऑफ तीन सरफेस जंक्शन बना रहे हैं। तीन सरफेस का जो जंक्शन है उसका नेम डिराइव होता है दीज सरफेसेस। लाइक ये हमारे पास है मीजो डिस्टल,
मीजियोलेबियल, मीजियोडिस्टल, मीजियोलिंगुअल, ये सब एंटीरियर टीथ में कौन कौन सा लाइन एंगल दिखता है? लाइन एंगल हमको देखना है एंटीरियर टीथ के लाइन एंगल दो सरफेसेस मिल रहे हैं, तो एंटीरियर टीथ के आप ही गेस कीजिए कौन सा है। एक तो मीजियल और लेबियल सरफेस हो रहा है, मीजियोलेबियल, ठीक है। डिस्टोलेबियल हो गया, मीजियोलेबियल डिस्टोलेबियल, फिर क्या होगा, मीजियल साइड लिंगुअल साइड से भी मिल रही है तो ऐसा मीजियोलिंगुअल हो गया, फिर आगे डिस्टोलिंगुअल हो गया, और जो हमारे पास है लेबियो इंसाइजल, लेबियो इंसाइजल वाला याद रखिए, लेबियो लिंगुअल नहीं होगा, आगे वाला और पीछे वाला कहाँ मिल रहा है, ऐसे तुरंत ऐसे कम्युनिकेट नहीं हो रहा ना, तो लेबियो लिंगुअल नहीं होगा, एंड लेबियो इंसाइजल होगा, लेबियल इंसाइजल ऊपर से कम्युनिकेट हो रहा है वो, तो लेबियो इंसाइजल, लिंगुओ इंसाइजल होगा, डिस्टोलिंगुअल। तो आपको ये सब देखने को मिलेंगे लाइन एंगल दो सरफेसेस का। पोस्टीरियर टीथ लाइन एंगल, पोस्टीरियर टीथ में कौन कौन सा मिलेंगे, पोस्टीरियर टीथ में भी हमको ऐसे ही देखने को मिलेंगे कि मतलब मीजियोबक्कल हो जाएगा हमारे पास, डिस्टोबक्कल, मीजियोबक्कल हो जाएगा, और आ जाएगा हमारे पास डिस्टोबक्कल, मीजियो पैलेटल, डिस्टो पैलेटल बोल सकते हैं, या मीजियोलिंगुअल या डिस्टोलिंगुअल बोल सकते हैं, एक ही बात है। ये पास हमारे पास चार आ गए। उसके अलावा मीजियो वाला जो है वो ऑक्लूजल के साथ बनाएगा, जो हमने जिसकी जगह हमने इंसाइजल बोला था उसमें मीजियो ऑक्लूजल, डिस्टो ऑक्लूजल। उसके अलावा और क्या होगा, बक्को ऑक्लूजल और लिंगो ऑक्लूजल। उसमें एक चीज़ हमने को देखने को मिली थी कि लाइक उसमें हमारा मीजियो इंसाइजल और डिस्टो इंसाइजल नहीं था, उसमें हमारा मीजियो इंसाइजल और डिस्टो इंसाइजल नहीं था, और इसमें हमारा जो है वो मीजियो ऑक्लूजल और डिस्टो ऑक्लूजल भी है। ये चीज़ एक्स्ट्रा याद रखने की आपको। उसके बाद हमारे पास आते हैं एंटीरियर टीथ के। अब हमने लाइन एंगल देख लिए दो सरफेसेस वाले, अब देखते हैं पॉइंट एंगल। अब हमने देखते हैं पॉइंट एंगल में हमने पता तीन सरफेसेस जो मिलके बनता है, तो तीन सरफेस कौन सा है, सपोज मीजियल सरफेस ले लिया हमने, मीजियल सरफेस, लेबियल सरफेस ले लिया और इंसाइजल सरफेस ले लिया। तो मीजियो लेबियो इंसाइजल, मीजियो लेबियो इंसाइजल सरफेस, डिस्टो लेबियो इंसाइजल सरफेस। उसके अलावा हमारे पास आएगा मीजियो लिंगो इंसाइजल, डिस्टो लिंगो इंसाइजल, सिंपल। और पोस्टीरियर टीथ में हमारे पास आएगा मीजियो बक्कल ऑक्लूजल, डिस्टो बक्कल ऑक्लूजल, मीजियो पैलेटल ऑक्लूजल, डिस्टो पैलेटल ऑक्लूजल, सिंपल। फिर ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। उसके बाद हमारे पास आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव कि टूथ नंबरिंग सिस्टम, लाइन और पॉइंट एंगल्स हो गए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है टूथ नंबरिंग सिस्टम। सो हियर वी हैव द टूथ नंबरिंग सिस्टम। सो टूथ नंबरिंग सिस्टम आप देखें तो 2 1 2 3 और टूथ नंबरिंग सिस्टम ये स्टार्ट होता है। देयर आर सेवरल टूथ नंबरिंग सिस्टम है, जो इसलिए तीन मेन टाइप के होते हैं नंबरिंग सिस्टम। एक तो यूनिवर्सल, जब आप कॉलेज ज्वाइन करते हैं तो आपको स्टार्टिंग में टूथ नंबरिंग सिस्टम ही पढ़ाया जाता है, यूनिवर्सल टूथ नंबरिंग सिस्टम होता है। उसके बाद जिग्मॉन्डी एंड पामर टूथ नंबरिंग सिस्टम होता है। सबसे पहले हमारे पास कौन सा टूथ नंबरिंग, विच इज द फर्स्ट टूथ नंबरिंग सिस्टम। सबसे पहले हमको लिखना है यूनिवर्सल टूथ नंबरिंग सिस्टम, देन जिग्मॉन्डी एंड पामर टूथ नंबरिंग सिस्टम, और उसके बाद आएगा FDI का टूथ नंबरिंग सिस्टम, जो हमें सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं FDI। जो नॉर्मली आपको जब आप पेशेंट्स क्लिनिक्स में जाएंगे तो आपको जो देखना पड़ेगा, जो आप यूज़ करेंगे किसी की रिपोर्ट बनाने में, तो वो FDI का ही यूज़ करते हैं हम लोग। तो यूनिवर्सल नंबरिंग सिस्टम जो है वो बेसिक वो वाला जो है एक ऑफिशियल डेसिग्नेशन सिस्टम है USA का, और इसको अमेरिकन ADA ने किया था, एडोप्टेड 1975 में। इसमें सीक्वेंस आता है अरेबिक नंबर में, जिसे 1 से 32 लेकर फॉर परमानेंट एंड अल्फाबेट टीथ। एडवांटेजेस क्या है इसमें कि सेपरेट नंबर है, अल्फाबेट गिवन फॉर इंडिविजुअल लेटर, कोई सेपरेट नंबर या अल्फाबेट मिल जाता है उस इंडिविजुअल को, और विजुअलाइज और इजी टू विजुअलाइज हो जाता है, मतलब समझ में आ जाता है कि ये वाला है तो इस साइड का ऐसा ऐसा विजुअलाइज हो जाता है। डिसएडवांटेज क्या है, क्योंकि यार इतने सारे नंबर है, बहुत सारे नोटेशंस आपको याद रखना पड़ेंगे 32, तो आप लाइक कंफ्यूज हो सकते हो, तो कन्फ्यूजन हो सकता है, कन्फ्यूजन जब आप कंपेयर करो उसको। और ये कैन नॉट बी कोडेड बाय कंप्यूटर। अब कंप्यूटर में जब आप ऐसे लिखोगे तो कंप्यूटर से कोडेड नहीं हो सकते, कंप्यूटर के लैंग्वेज डिफरेंट, एंड कंप्यूटर से कोडेड नहीं हो सकते। कन्फ्यूजिंग एंड डिफिकल्ट टू रिमेंबर, कन्फ्यूजिंग होते हैं ये, डिफिकल्ट रिमेंबर करने में भी ईजी नहीं रहता। अल्फ़ाबेट से तो ईजिली रिमेंबर नहीं कर सकते, कन्फ्यूजिंग होंगे एंड डिफिकल्ट टू रिमेंबर, एंड दे डू नॉट कंसीडर एंड इट डज नॉट कंसिडर द जॉ क्वाड्रेंट क्लियरली, वो जॉ क्वाड्रेंट को क्लियरली कंसिडर नहीं करता है। द सिमिलर टीथ आर गिवन न्यूमरस नंबर्स इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स, एंड उसके बाद आते हैं जिग्मॉन्डी पामर नोटेशन सिस्टम। इसमें आप लेकिन आप इसमें अगर आप देखोगे यूनिवर्सल टूथ नंबरिंग सिस्टम आप कैसे लिखोगे, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह से आप डायरेक्ट लिखोगे। और फिर आते हैं हमारे पास
जिगमॉन्डी पामर। जिगमॉन्डी पामर आते हैं। जिगमॉन्डी जो है एट द अमेरिकन ADA रिकमेंडेड द जिगमॉन्डी पामर सिस्टम एज अ नंबरिंग मेथड ऑफ चॉइस। ओरिजिनली जो है जिगमॉन्डी सिस्टम जो है वो ऑस्ट्रियन डेंटिस्ट अडोल्फ जिगमॉन्डी हु डेवलप्ड द जिगमॉन्डी पामर सिस्टम, जिसको हम जिगमॉन्डी बोलते हैं, जिगमॉन्डी पामर सिस्टम। एंड उसके बाद वी हैव कि this is gone. It's so disturbing. The slide is so disturbing today. Just fed up. So called 8 न्यूमेरिकल क्वाड्रेंट सिस्टम। आप देखिए क्वाड्रेंट इस तरह का जो हमने क्वाड्रेंट बना रखा है, ऐसा क्वाड्रेंट बनाएंगे आप, ऐसा डिवाइड करेंगे क्वाड्रेंट सिस्टम। 8 न्यूमेरिकल क्वाड्रेंट सिस्टम होता है 1 से लेकर 8 तक। इट इज मेंट फॉर द परमानेंट एडिशन। द पामर नोटेशन कंसिस्ट ऑफ द सिम्बोलर, ये वाला ऊपर ये वाला है, मतलब आपको जिस सिंबल में आप लिख रहे हो इसका मतलब उस साइड का आपको देख के समझ में आएगा। लाइक 1 2 3 4 एक तरह का इस तरह का क्वाड्रेंट चलता है, और इट्स मेंट बाय द डेजिग्नेटेड इन विच क्वाड्रेंट ऑफ द टूथ इज फाउंड टू अ नंबर इंडिकेटेड। टूथ का जो क्वाड्रेंट नंबर है ना, क्वाड्रेंट की शक्ल है, उसे पता चल जाएगा कि इस साइड का टूथ है, इस साइड का टूथ है। एंड इंडिकेटिंग द पोजीशन फ्रॉम द मीडियम। डेसिडियस जो है, डेसिडियस पामर में कैसे लिखोगे, जिगमॉन्डी पामर में हम ऐसे लिखते हैं ABCDE, 5 टीथ होते हैं तो ABCDE, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। एंड इसमें में लिखोगे ABCDE, सब जगह ABCDE आप एक ही, मतलब पूरे में एक ही लेटर लिखोगे आप, ऊपर भी और नीचे भी ABCDE। और इसमें परमानेंट में 8 होते हैं, तो परमानेंट के लिए हमने न्यूमेरिकल्स यूज़ किए और प्राइमरी टीथ के लिए हमने अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए। ये चीज़ याद रखिएगा। ये जिगमॉन्डी पामर सिस्टम था। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 मैक्सिलर और मैंडिबल। एडवांटेजेस क्या है, थोड़ा सिंपल है कंपैरेटिवली है, और ईजी है कि बिगनियर के लिए, कोई बिगनियर आया है उसके लिए ईजी है कि लेस परमानेंट टीथ ड्यू टू लेस कन्फ्यूजन एज परमानेंट टीथ जो है वो डेसिडियस टीथ आर इंडिकेटेड डिफरेंटली, क्योंकि इसे कन्फ्यूजन नहीं होगा यार कितने हैं ABCDE अगर मान लो G है तो कन्फ्यूजन नहीं होगा कि हमको पता है। अगर मान लो कोई टीथ का नंबरिंग सिस्टम अगर अल्फ़ाबेट में लिखा हुआ है तो वो डेसिडियस है, और परमानेंट मतलब न्यूमेरिकल्स में लिखा है तो न्यूमेरिकल्स में लिखा हुआ है अगर वो, दैट मीन्स वो हमारा न्यूमेरिकल है, और दैट मीन्स वो हमारा परमानेंट टीथ है। उसके बाद ज़्यादा डिसएडवांटेजेस क्या है हमारे, इसके डिसएडवांटेजेस है जिगमॉन्डी पामर के कि कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता, राइट अपर राइट लोअर, राइट अपर है या आपको ये नहीं चलेगा राइट अपर है लोअर है लेफ्ट कॉर्नर। जब आप नॉर्मली बात करेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा राइट अपर है राइट लोअर है। जब स्पीकिंग में बात करेंगे, ठीक है आप लिख रहे हैं, आपको क्वाड्रेंट से लेकिन आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि वेदर इट इज़ राइट साइड का है लेफ्ट साइड का है 1 1, जब आप एक ही जैसे नंबर से बोलेंगे तो सेगमेंट्स हैं ओनली, तो सेगमेंट्स जो है इज ओनली 1 नंबर एंड यूज टू डेसिग्नेट पर्टिकुलर पाथ, केवल एक ही नंबर यूज होता है सेगमेंट्स में। दिस इज ऑल्सो नो प्रोविजन टू आइडेंटिफाई द सुपर न्यूमेरिकल टीथ एंड डिफिकल्ट फॉर द वर्बल ट्रांसमिशन, इज ऑल्सो डिफिकल्ट फॉर द वर्बल ट्रांसमिशन। एंड थर्ड आता है FDI टूथ नंबरिंग सिस्टम। FDI टूथ नंबरिंग सिस्टम जो है वो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टूथ नंबरिंग सिस्टम है जो आज हम फॉलो करते हैं, वो FDI को ही फॉलो करते हैं। सारे जो स्टेप्स वगैरह हम करते हैं वो FDI से करते हैं। सो FDI जो है द फेडरेशन डेंटल इंटरनेशनली, FDI की फुल फॉर्म याद करें, द फेडरेशन डेंटल इंटरनेशनली सिस्टम। इट इज़ द 2 डिजिट सिस्टम, 2 डिजिट सिस्टम होता है। लाइक आपने अभी भी सबने आपने 1 डिजिट पढ़ी ना 1 2 3 4, लेकिन आपको क्या करना है 2 डिजिट सिस्टम होता है ये। इट हैज़ बीन सब वाइडली एक्सेप्टेड होता है बाय द FDI से, एडेप्टेड बाय WHO भी यही यूज़ करता है, एंड इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर डेंटल रिसर्च। एंड इन अक्टूबर इट इज़ अडोप्टेड बाय द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO। अक्टूबर में इसको ISO ने भी अडोप्ट कर लिया था, अमेरिका डेंटल एसोसिएशन करंट पॉलिसीज के अंदर। द डेंटल नोटेशन मीट ऑल द बेसिक रिक्वायरमेंट्स, जो डेंटल का नोटेशन है इट शुड मीट ऑल द बेसिक रिक्वायरमेंट बाय द जो FDA की क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग मैच करना चाहिए। स्पेशल कमेटी FDI का नोटेशन क्या है, अगर आप प्राइमरी टीथ को FDI के टूथ से रिप्रेजेंट FDI रूल से आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप, तो देयर फर्स्ट डिजिट जो है वो इंडिकेट करता है कि क्वाड्रेंट नंबर क्या है। लाइक अगर कहीं 1 लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है तो 1 से मतलब समझ में आएगा हमारा वो अपर राइट मैक्सिलरी है। 2 लिखा हुआ है दैट मीन्स वो अपर जो है लेफ्ट मैक्सिलरी है। 3 लिखा हुआ है दैट मीन्स वो लोअर वाला लेफ्ट मैंडिबुलर है।
4 लिखा हुआ है तो वो लोअर वाला राइट मैंडिबुलर, इस तरह से ऐसा चलता है। मतलब 2 डिजिट होते हैं 5 और ये वाला जो है डेसिडियस टीथ के लिए हम 5 6 7 8, परमानेंट टीथ के लिए हम मोस्टली परमानेंट टीथ की बात करते हैं, इसलिए परमानेंट टीथ में हम 1 2 3 4 यूज़ करते हैं और डेसिडियस टीथ में हम 5 6 7 8 यूज़ करते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। परमानेंट राइट फॉर मैक्सिलरी राइट, इन डेसिडियस डेंटिशन हम यूज़ करेंगे, देखिए ऐसा 5 6 7 8 इस तरह से हम यूज़ करेंगे। तो अपर राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट ऐसा एफडीए नोटेशन परमानेंट टीथ में कैसा होता है, फर्स्ट डिजिट इंडिकेट द क्वाड्रेंट, पहली डिजिट क्वाड्रेंट डिनोट करती है और जो सेकंड डिजिट जो है हमारा टूथ नंबर बताती है, पहली डिजिट जो है 1 2 3 4, इसमें क्या चलेगा 1 2 3 4, उसमें हमारा एफ डी आई में ही हमारे डेसिडोस के लिए था 1 2 5 6 7 8 और परमानेंट के लिए आया हमारा 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 और लेकिन ऐसे नहीं लगेगा, हमारे 1 2 2 ऐसे करके आएगा तो एडवांटेज, तो वो हम देखेंगे कि किस वे में चलता है, अब हम नीचे देखने वाले हैं उसको, उसके पहले हम इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। तो बहुत सिंपल है, इतना एक्यूरेट है या लाइक कोई भी मतलब मेमोराइज कर लेगा इसको, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत अच्छा सा है, कन्फ्यूजन केओटिक काम नहीं है इसमें कंपैरेटिवली इन बाकी जिग्मोंडी एंड जिग्मोंडी सिस्टम के कंपैरेटिव एंड यूनिवर्सल सिस्टम के कंपैरेटिव। इट इज़ जो है इट इज़ यूज़र फ्रेंडली होता है और प्रिवेंट करता है कि कोई एरर अनडिफरेंशिएशन लेफ्ट एंड द राइट अपर लोअर एचेस इन द टूथ टाइप, सिंपल टू टीच एंड ईजी टू, सबको समझाने में भी ईजी होता है, समझने में भी ईजी होता है, सिंपल टू ट्रांसलेट इनटू कंप्यूटर इनपुट। आप जो है ना, क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ फॉलो करता है, तो बिकॉज ये अल्फ़ाबेट नहीं है न्यूमेरिकल वैल्यूज़ फॉलो करता है, तो इसमें कंप्यूटर में भी हम इजीली इसको कर सकते हैं ट्रांसलेट, सिंपल टू ट्रांसलेट इनटू कंप्यूटर इनपुट, सिंपल इन कन्वर्सेशन एंड डायरेक्शन, कन्वर्सेशन डायरेक्शन में सिंपल होता है, रीडली कम्युनिकेशन इन एंड डिसएडवांटेज जो है वो हमारा इन केस ऑफ डेसिडियस टीथ देयर कैन बी कंफ्यूजन एंड इट इज़ डिफिकल्ट टू मेमोराइज। डिसएडवांटेज क्या है इसके भी, लेकिन ऐसा नहीं है कोई वाइडली यूज है तो उसके कोई सब एडवांटेज हो, कोई डिसएडवांटेज हो, इसका भी हमको डिसएडवांटेज देखने को मिलता है। डेसिडियस टीथ में देयर कैन बी कंफ्यूजन और डिफिकल्ट टू मेमोराइज। डेसिडियस में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, लाइक जब आप बात कर रहे हो 5 6 7 8 तो 5 3 5 4 लाइक थोड़ा सा कंफ्यूज, क्योंकि नंबर इतने सारे बढ़ जाते हैं इसके, इस वजह से। For specialized other than the pedodontics, it can be difficult to understand on to define teeth. For example 64 और 85, अगर आपने 64 बोला तो 64 मतलब आपका ये जो टीथ है वो हमारा डेसिडियस टीथ है और डेसिडियस टीथ में भी हमारा लेफ्ट अपर मैक्सिलरी टीथ है, और 6 और 4 बोला दैट मीन्स हमारा सेंट्रल इंसाइजर लिटरल इंसाइजर कैनाइन एंड दैट इज आर और दैट इज सेंट्रल इंसाइजर लिटरल इंसाइजर कैनाइन, ये हमारा कैनाइन कैनाइन और ये हमारा है फर्स्ट मोलर। ये आपका प्रीमोलर नहीं होगा, क्योंकि आप जब डेसिडियस टीथ पढ़ते हैं, डेसिडियस टीथ में आपके प्रीमोलर नहीं, हमारा 2102 होता है हमारा 2, फिर आएगा 1, फिर आएगा 0, प्रीमोलर नहीं होता 2, दैट इज मोलर, तो ये हमारा जो है वो फर्स्ट मोलर है, मतलब राइट साइड का फर्स्ट मोलर, अपर लेफ्ट साइड का फर्स्ट मोलर डेसिडियस में एज इट इज़। एंड यही है हमारा 85 का करना है। 85 का हमको 5 6 7 8, सो 8 हेयर का मैंडिबुलर राइट, ये हमारा मैंडिबुलर राइट साइड का टीथ है, ऑल्सो मैंडिबुलर राइट साइड का टीथ, ये डेसिडियस टीथ है, मैंडिबुलर राइट साइड का टीथ है एंड इट सेज 5, दैट मीन्स ये सेकेंड मोलर है, मैंडिबुलर राइट सेकेंड मोलर डेसिडियस। सो and it is the combined use of the Palmer and the FDI system may be accurate and creates no confusion, but थोड़ा काम टाइम कंज्यूमिंग, लाइक आपको एक बार सोचना पड़ता है यार 5 कौन सा है 6 कौन सा है, लाइक उसके अकॉर्डिंग फिर अरेंज करना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग तो है ये, नीड्स मच कंस्ट्रक्शन एंड इट इज़ डिफिकल्ट टू एंटर मल्टीपल टीथ इन डिफरेंट आर्चेज एंड होल्ड ऑन टू द लॉन्ग। एंड देखिए अब वापस आप टूथ नंबरिंग सिस्टम जिग्मोंडी हमने देखा था, तो जिग्मोंडी हमने कैसा देखा था, सबसे पहले यूनिवर्सल देखा, तो यूनिवर्सल में बोला ना कि यार उसने सारे नंबर दे दिए, डेसिडियस के लिए अल्फ़ाबेट दे दिया और परमानेंट के लिए उसने दे दिया नंबर, तो डेसिडियस के लिए अल्फ़ाबेट दे दिया, अल्फ़ाबेट उसने क्या लाइन वाइज जमा दिया, JABCDEFGHIJ क्वाड्रेंट उसने ये लिया, पहले इधर वाला, फिर 2, फिर 3, फिर 4, लेकिन उसने कैसे किया ABCDEFGHIJ, फिर J के बाद K इधर से स्टार्ट हो रहा है, लाइक बोलते हैं ना आप रेक्टेंगल बनाता है पार्क में, अगर आपने गेम खेला हो, लाइक एक जगह से आप स्टार्ट करते हो, फिर उसके बाद नीचे आते हो, फिर आप घूम जाते हो, पूरा जो है ना इस वे में बना दिया, तो ये बहुत क्या उसका, क्योंकि इतने सारे अल्फ़ाबेट्स हो गए इसके अंदर, अल्फ़ाबेट्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, और इसके अंदर परमानेंट में हमारे तो और सुपर खतरनाक है, लाइक इसमें आपके 32 जो है 32 तक हैं, सो इट ऑल्सो क्रिएट अ लॉट ऑफ काउस। एंड यूनिवर्सल के बाद
बाद हमारे जिग्मोंडी पाल्मर जैसे था, तो जिग्मोंडी पाल्मर भी 1 2 3 क्वाड्रेंट हमारा याद रखिएगा, क्वाड्रेंट हमारा एक्स जैसे फॉलो होता है 1 2 3 4 जो चलता है, लेकिन इसमें हमारा क्या है, इसमें हमारे वहाँ पे तो एक साथ रेक्टेंगल फॉर्म में था यूनिवर्सल में, इसमें हमारा ए सब्जेक्ट सारे सब एक जैसे सेंटर से स्टार्ट हो गए, मतलब बीच में से साइड की तरफ मीडियल टू लिटरल जा रहे हैं सब लोग, ऐसे स्टार्ट किया है। और परमानेंट में हमारे नंबर हैं और डेसिडियस में हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं इस वे में, लेकिन ये भी इनकन्वीनियंट है। फिर हमारा लास्ट आता है एफडीआई सबसे बेस्ट है। तो एफडीआई हमने बोला था 2 डिजिट फॉलो करता है, तो 2 डिजिट क्या है, इसमें हम सब ने देखिए, इसमें हम सब ने कितने डिजिट फॉलो किए, सब में हमने 1 डिजिट फॉलो किया, 1 डिजिट फॉलो की है। और इसमें हमारी कितनी, इसमें हमारी 2 डिजिट्स फॉलो करनी है, दैट इज़ आप अगर आप उसको देखोगे लाइक जैसे हमने देखा एक तो आपको सबसे पहले अगर डेसिडियस है, तो डेसिडियस में हमारा क्या चलता है, डेसिडियस में हमारा 5 6 7 एंड 8 चलेगा सब पूरे में, 5 6 7 8 आप और कहते हैं 5 6 7 8 5 6 7 8 आपको लिख देना है 5 6 7 8, तो वंस यू हैव राइट 5 6 7 8 ऑल साइड एंड 5 6 7 के बाद अगर 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एज इट इज़ जो अपने काउंट करते हैं। और इसमें भी हमारा 1 2 3 4 5 1 2 3 जितने 8 है, ये 8 इस साइड, 8 इस साइड, सिंपल। लेकिन इसमें हमारा क्या आएगा, हमारे परमानेंट में हमारा 1 2 3 4 को सिस्टम फॉलो होगा, पर इसलिए एफडीआई हमारा बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है, तो हम इजीली रिमेंबर कर सकते हैं 1 2 3 4। एक तो हमारे याद करना परमानेंट के लिए, 5 6 7 8 इज़ फॉर डेसिडियस। आई होप दैट्स क्लियर टू यू, 2 नंबरिंग सिस्टम अलग अलग में। उसके बाद हमारे पास आता है लास्ट क्वेश्चन आज का, इस फर्स्ट इंटरनल पेपर का लास्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास, थ्योरीज ऑफ टूथ इरप्शन, विच आर द थ्योरीज ऑफ द टूथ इरप्शन। नाउ लेट मी शो यू द थ्योरीज ऑफ द टूथ इरप्शन। सो दे आर एज फॉलोज। लाइक सबसे पहले हमारे पास आती है रूट फॉर्मेशन थ्योरी, सीइंग द रूट। देन वी हैव द रूट फॉर्मेशन थ्योरी। रूट फॉर्मेशन थ्योरी जो है वो हमारी चारों होती है ऑब्वियस कॉज। तो रूट फॉर्मेशन थ्योरी हमारी बोलती है कि रूट जो हमारे टूथ बन रहा है उसका ऑब्वियस कॉज क्या है, कि रूट जो बनती है वो हमारा ऑब्वियस कॉज है टूथ इरप्शन का। हम क्या बोलते हैं, हमारी क्वेश्चन क्या है बेसिकली कि टूथ इरप्शन कैसे होता है, तो उसके लिए थ्योरीज कौन कौन सी है, कि कैसे थ्योरी समझाती है कि टूथ इरप्शन कैसे हो रहा है। तो उसके लिए हमारे पास आती है सबसे पहले रूट फॉर्मेशन थ्योरी। रूट फॉर्मेशन थ्योरी जो है वो अपियर टू बी एन ऑब्वियस कॉज ऑफ, ऐसा लगता है कि यही ऑब्वियस कॉज है हमारे टूथ का इरप्शन का, किसी वजह से हमारा टूथ जो है वो इरप्ट हो रहा है, एज जो है इट कॉजेज एन ओवरऑल इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द टूथ। क्योंकि इससे टूथ का ओवरऑल इंक्रीज हो रहा है, अकोमोडेड बाई इंक्रीज इन द जॉ साइड जॉ हाइट बाय द ऑक्लूजल मूवमेंट ऑफ द क्राउन। क्लिनिकल इवेल्यूशन एंड हिस्टोलॉजिकल एनालिसिस आर्ग्यू स्ट्रॉन्गली अगेंस्ट सच कंक्लूजन। एग्जाम्पल, अगर आप एक टूथ जो है वो जो एक सपोज एक टूथ है जो कॉन्स्टेंटली इरप्ट हो रहा है, कंटिन्यूसली इरप्ट हो रहा है, इफ अ कंटिन्यूसली इरप्टिंग टूथ जो है उसको अगर आपने प्रिवेंट कर दिया फ्रॉम इरप्टिंग, इफ अ कंटिन्यूसली इरप्टिंग टूथ को आपने प्रिवेंट कर दिया इरप्टिंग करने से, कैसे उसको आपने पिन कर दिया टू द बोन, इट इज टूथ इज पिन टू द बोन। रूट ग्रोथ जो है इट कंटिन्यूज एंड इट अकोमोडेड बाय द रिजॉर्प्शन। रूट ग्रोथ इज कंटिन्यू एंड इट इज अकोमोडेड बाय द रिजॉर्प्शन of the some bones at the base of the socket and by buckling of the newly formed root. And what happens is अब अगर कोई आपने जो टूथ है उसकी जो रूट है आपने उसको इरप्ट कर दिया, लाइक उसका मतलब रूट को उसको पिन कर दिया, एक कोई टूथ डेवलप हो रहा था तो आपने रूट ग्रोथ जो है वो कंटिन्यू, रूट की ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी उसकी, एंड अकोमोडेड बाय द रिजॉर्प्शन ऑफ सम बोन एट द बेस ऑफ द सॉकेट एंड बाय बकलिंग ऑफ द न्यूली फॉर्म रूट। ये क्या होता है, दिस एक्सपेरिमेंट जो है इससे 2 कंक्लूजन हमारे पास आते हैं। दिस एक्सपेरिमेंट हिल 2 कंक्लूजन। पहला कंक्लूजन क्या है, रूट ग्रोथ जो है वो प्रोड्यूस करती है एक फोर्स दैट इज सफिशिएंट एंड प्रोड्यूस बोन रिजॉर्प्शन, जिसकी वजह से बोन रिजॉर्प्शन होता है, और इट्स सफिशिएंट टू बोन रिजॉर्प्शन। प्रेशर अप्लाइड टू बोन नॉर्मली रिजल्ट इन द रिमूवल ऑफ बोन बाय ऑस्टियोक्लास्ट। जो प्रेशर हम नॉर्मली बोन अप्लाई करते हैं, अप्लाई टू बोन, जो हम नॉर्मली बोन पे प्रेशर अप्लाई करते हैं, इसकी वजह से रिमूवल हो जाता है बोन बाय ऑस्टियोक्लास्ट, रिमूवल ऑफ द बोन बाय ऑस्टियोक्लास्ट। दिस सिचुएशन जो है सस्टेन फर्दर बाय द फैक्ट दैट रूटलेस टीथ जो है वो भी इरप्ट होता है, एंड सम इरप्ट एट अ ग्रेटर डिस्टेंस देन द टोटल लेंथ ऑफ द रूट। कई बार ग्रेटर डिस्टेंस पर होता है। एक्चुअली इसका आप लोगों से किस वजह से आप इसको मना कर सकते हैं, ये रूट मतलब थ्योरी जो है वो वैलिड नहीं है।
तो ये सिचुएशन जो है वो सब्सटेन फर्दर बाय द फैक्ट्स कि रूटलेस टीथ, अब देखिए कि रूटलेस टीथ को अगर आप देखेंगे तो रूटलेस टीथ भी इरप्ट हो रहे हैं, एंड सम टीथ जो है वो इरप्ट होते हैं एट ग्रेटर डिस्टेंस देन द टोटल लेंथ ऑफ द रूट। कई बार जो टीथ है वो जिनके वाले रूट की रूट से भी ज़्यादा जो ग्रेटर लेंथ है तभी वो इरप्ट होते हैं टोटल लेंथ ऑफ द रूट। ऑल्सो सम टीथ जो है वो स्टिल इरप्ट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रूट। कुछ टीथ जो है इरप्ट होते हैं आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रूट फॉर्मेशन, द रूट दैट इज अपाइकल पेपाइला, हर्टविक एपिथेलियल रूट चीज जो है रिमूव सर्जिकली। ऑल्सो कुछ टीथ तो हमारे तब भी इरप्ट होते हैं जबकि हमारा रूट फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका होता है, रूट दैट इज अपाइकल पेपाइला हर्टविक एपिथेलियल रूट चीज आर रिमूव सर्जिकली। सो रूट फॉर्मेशन जो है वो अकोमोडेटेड ड्यूरिंग द टूथ इरप्शन, और एक कंसिक्वेंस है, लाइक कंसिक्वेंस थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होता है, पर एक तो नहीं है किसी वजह से हमारा टूथ का इरप्शन होता है, पर एक ऑब्वियस कॉज नहीं है कि टूथ का इरप्शन जो है वो रूट फॉर्मेशन थ्योरी से होता है, तो ये थ्योरी वैलिड नहीं है। उसके बाद हमारे पास आती है बोन रिमॉडलिंग थ्योरी। बोन रिमॉडलिंग थ्योरी क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस द इनहेरिट इन ग्रोथ और पैटर्न ऑफ द मैंडिबल और मैक्सिला सपोजिटली मूव टीथ बाय सेलेक्टिव डिपोजिशन एंड डिसॉर्प्शन ऑफ द बोन। स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंट है कि सपोर्ट को बोन रिमॉडलिंग का कि जब भी हम डेवलपिंग प्रीमोलर इज रिमूव, सपोज कोई डेवलपिंग प्रीमोलर है उसको रिमूव कर दिया गया विदाउट डिस्टर्बिंग द डेंटल फॉलिकल, आपने डेंटल से क्या डेंटल फॉलिकल को डिस्टर्ब नहीं किया लेकिन उसको निकाल दिया आपने डेवलपिंग प्रीमोलर को, और अगर इरप्शन जो मतलब इट मीन्स फिर अब कहा जाए कि इरप्शन को प्रिवेंट किया जाए, आपने वायर कर दिया टूथ जम को कि अब वो नीचे से जा नहीं पाए टू लोअर बॉर्डर ऑफ द मैंडिबल, एंड इरप्शन स्टिल तो भी इरप्शन जो है उसका होता रहेगा विद इन द बोन अंडरलाइंग द इन्यूक्लेटेड टूथ। एज द ऑस्टियोक्लास्ट जो है वो वाइडन हो जाएगा, तो वाइडन्स गुबरनेक्युलर कैनाल, एज द ऑस्टियोक्लास्ट वाइडन द गुबरनेक्युलर कैनाल। इफ द डेंटल फॉलिकल जो है रिमूव कर दिया जाए तो कोई इरप्शन पाथवे, नो इरप्शन पाथवे, अगर आपने डेंटल फॉलिकल रिमूव कर दी तो कोई इरप्शन पाथवे नहीं होगा, इरप्शन पाथवे नहीं बनेगा। दिस ऑब्जर्वेशन डेमोन्स्ट्रेट करती है कि सम प्रोग्राम बोनी रिमॉडलिंग डज अकर, कुछ प्रोग्राम बोनी रिमॉडलिंग होती है, दैट इज एन इरप्टिव पाथवे बनता है बोन में विदाउट डेवलपिंग एंड ग्रोइंग द टूथ, एक इरप्टिव पाथवे बनता है विदाउट डेवलपिंग एंड ग्रोइंग द बोन। ये शोज करके डेंटल फॉलिकल इन्वॉल्व, ये इस चीज़ से यह भी पता चलता है कि कहीं ना कहीं डेंटल फॉलिकल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर डेंटल फॉलिकल नहीं होता तो वहाँ पे एक इरप्शन पाथवे है वो भी नहीं बनता। फिर आती है उसके बाद डेंटल फॉलिकल थ्योरी। डेंटल फॉलिकल थ्योरी बहुत अच्छी है थ्योरी है, लाइक स्टडीज़ ने बताया कि रिड्यूस डेंटल एपिथीलियम जो है, ये डेंटल एपिथीलियम जो है रिड्यूस डेंटल एपिथीलियम वो इनिशिएट करता है कैस्केड ऑफ इंटरसेल्युलर सिग्नल्स जो सीक्रेट करते हैं ऑस्टियोक्लास्ट इन द फॉलिकल बाय प्रोवाइडिंग अ सिग्नल एंड कीमो अट्रैक्टेंट फ्रॉम ऑस्टियोक्लास्ट, सिग्नल और कीमो अट्रैक्टेंट प्रोवाइड करता है फ्रॉम ऑस्टियोक्लास्ट। ये पॉसिबल है कि ऑस्टियोक्लास्ट के लिए इट इज़ पॉसिबल दैट द डेंटल फॉलिकल कैन इनिशिएट बोन रिमॉडलिंग, डेंटल फॉलिकल बोन रिमॉडलिंग इनिशिएट कर सकते हैं विच गोज विद द टूथ इरप्शन, जो एज अ टूथ इरप्शन के साथ कंटिन्यू होता है। Dental follicle can initiate bone remodeling and which continues with a tooth eruption, and उसके बाद आती है हमारे पास लास्ट थ्योरी दैट इज पीरियोडोंटल लिगामेंट ट्रैक्शन थ्योरी। इसके बाद एक वन मोर थ्योरी, पर जो हमारी मोस्ट वैलिड थ्योरी है, वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी, वो हमारी है PDL थ्योरी, दैट इज पीरियोडोंटल लिगामेंट ट्रैक्शन थ्योरी, PDL ट्रैक्शन थ्योरी। जो स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस है फेवर में, तो फाइब्रोब्लास्ट जो है बाय वर्च्यू ऑफ देयर कॉन्ट्रेक्टाइल फोर्सेस, अब इस तरह से डेफिनेशन याद रख सकते हैं इसके बाय वर्ड्स ऑल्सो, द फाइब्रोब्लास्ट बाय वर्च्यू ऑफ देयर कॉन्ट्रेक्टाइल फोर्सेस exhibit two nexus, it is through these fibronexus fibroblast जो है वो ट्रांसमिट करता है forces to the collagen, the fibroblast by virtue of their contractile forces exhibit the fibroblast by virtue of their contractile forces exhibit two fibronexus, it is through these fibronexus fibroblast जो है वो ट्रांसमिट करते हैं forces to the collagen। the fibronexus is a close transmembrane association, fibronexus क्या है बेसिकली एक close transmembrane association है between fibronectin filament and actin myofilament, it has been found at the surfaces of fibroblasts in tissue culture as well as within the contracting granulation tissue। eruptive देखें तो eruptive force is transmitted to the extracellular compartment and to the collagen fiber bundles via fibronexus, eruptive as the force is transmitted to the extracellular compartment to the collagen fiber bundle via fibronexus। and उसके बाद हमारे पास आती है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर थ्योरी। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर थ्योरी क्या है कि उस बात का फैक्ट कि डेंटल पेपाइला जो है वो हाईली वेस्कुलराइज होती है, हमको पता है डेंटल पेपाइला हाईली वेस्कुलराइज होती है, तो वेस्कुलर प्रेशर ब्लड वेसल्स ऑफ डेंटल पेपाइला जो डेंटल वेस्कुलर प्रेशर है और फ्लूइड प्रेशर है ड्यू टू द रिटेन वाटर इन द पेडियल, इसकी वजह से टूथ इरप्शन होता है। दिस लोकल वॉल्यूम जो है वो चेंज करते हैं, चेंज प्रोड्यूसेस लिमिटेड मूवमेंट, और ये फ्लूइड का ही हाइड्रोज का फ्लो का मूवमेंट है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है बाय रिटेनिंग वाटर ग्राउंड सब्सटेंसेज
में ऑल्सो स्वेल, सो प्रेशर क्रिएटेड होता है। यह प्रेशर जो है वो प्राइमरी प्रेशर नहीं होते, क्योंकि रूट जो है एंड प्री अपाइकल वस्कुलेचर को अगर रिमूव्ड सर्जिकली, टूथ इरप्शन जो है वो प्रिवेंट नहीं होगा। दिस थ्योरी इज नॉट रिकमेंडेड एज एब्सेंस ऑफ ब्लड वेसल्स होता है। अगर ब्लड वेसल नहीं होगा तो भी टूथ का इरप्शन होता है, इसका मतलब ये थ्योरी वैलिड नहीं है हमारी। हाइड्रोस्टेटिक्स का हमारे सबसे मोस्ट वैलिड थ्योरी जो है, एक तो हमारी पीडी है, पीडीएल है, एंड द डेंटल फॉलिकल थ्योरी। डेंटल फॉलिकल जो इज वन ऑफ द मोस्ट वैलिड थ्योरी, क्योंकि डेंटल फॉलिकल थ्योरी हमें बताती है कि डेंटल फॉलिकल एक ऑब्वियस कहीं ना कहीं कॉज देखने को मिला है हमको। पीडीएल ट्रैक्शन थ्योरी जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। दिस थ्योरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको नाम सबके पहचान से रूट प्रेशर थ्योरी आती है। देन बोन रिमॉडलिंग, एक तरफ बोन खाते हैं और दूसरी तरफ बोन बनती जाती है, बोन का रिजॉर्प्शन हो रहा है, बोन रिमॉडलिंग थ्योरी। उसके बाद हमने देखी है डेंटल फॉलिकल थ्योरी, पीडीएल ट्रैक्शन थ्योरी, और लास्ट वन हमारे पास आएगी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर थ्योरी। सो दीज आर द थ्योरीज ऑफ द टूथ इरप्शन। आई होप यू गॉट इट। सो 1 2 3 हमने ऑलरेडी देख लिया सेक्शन में, हमने क्वेश्चन नंबर 4 5 6 भी डिस्कस कर ले डिटेल में। सो दिस इज ओवर विद द फर्स्ट इंटरनल पेपर्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं लाऊंगी सेकेंड इंटरनल के पेपर्स। सो स्टे ट्यून्ड विद मी। एंड आपको कोई भी इस वीडियो में डाउट होता है, कोई भी टॉपिक में, लाइक इस टॉपिक में, या आपने मेरे और भी वीडियोस में आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे से कमेंट करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई एम ऑलवेज देयर टू आंसर योर क्वेरीज, क्वेश्चंस, डाउट एक्सेट्रा। सो बाय गाइस, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग ऑल्सो। अगर ऑल्सो अलॉन्ग विद कमेंटिंग आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ऑल्सो अबाउट सेक्शन में, यूट्यूब का जो अबाउट सेक्शन है मेरा, उसमें जाइएगा तो आपको इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी। आप मुझसे वहाँ भी डाउट पूछ सकते हैं, वहाँ मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। सो आफ्टर ऑल, लाइक बाय गाइस, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग।